गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक वोकेबलरी का, दैट इज इडियम्स। और अगर हम इडियम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी मीनिंग आपके सामने कन्वे होता है दैट इज एक्चुअली इम्प्लाइड वन एंड नेवर द लिटरल वन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इडियम को आप हिंदी में पढ़ते सुनते आए हैं बच्चों इस नाम से मुहावरे। और मुहावरों को जो भी आप मीनिंग देते हैं वो लिटरल मीनिंग नहीं देकर आप इसका जो मीनिंग रखते हैं वो रखते हैं बच्चों इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मीनिंग हमको समझना पड़ता है, याद करना पड़ता है। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है कौन सा अर्थ? शाब्दिक अर्थ। तो हमको इसका शाब्दिक अर्थ से काम नहीं चलता, बल्कि हमको इसका समझा हुआ अर्थ, इसको आप क्या कहते हैं बोलो? भावार्थ, ये समझना पड़ता है। इस वजह से ये टॉपिक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमको हर इडियम के बारे में थोड़ी सी बात पता हो तो हम एक दिशा का निर्धारण कर पाएंगे। आ जाओ मेरे साथ, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इडियम्स, मुहावरे। इस कैटेगरी में हमारा इडियम नंबर पहला, 5 फिंगर डिस्काउंट। पढ़ के देखो भैया क्या लिखा है। 5 फिंगर डिस्काउंट। अगर मैं किसी को पांचों उंगलियों से डिस्काउंट दे दूं, इसका मतलब ये 5 उंगली, इस 5 उंगली का यूज कर कर डिस्काउंट ले लूं, यानी किसी सामान को उठा के निकल लूं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 5 फिंगर डिस्काउंट यूज किया जाता है जब आप 5 उंगलियों से सामान को उठाकर किसी दुकान से नदारद होते हो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों शॉप लिफ्टिंग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉप लिफ्टिंग और हिंदी में कहते हैं दुकान से सामान चोरी कर लेना। लिखो बच्चों, दुकान दुकान से दुकान से सामान उठा ले जाना, दुकान से सामान चोरी कर लेना। तो कुछ लोगों की आदत होती है कहीं जाते हैं तो दुकान से चीजों को शॉपलिफ्ट करते हैं, पार करते हैं, उसको हम शॉपलिफ्टिंग या फिर 5 फिंगर डिस्काउंट के नाम से पढ़ते पढ़ाते हैं। 5 फिंगर डिस्काउंट। 5 फिंगर डिस्काउंट, इसका मतलब शॉपलिफ्टिंग। अगर मैं दूसरा इडियम पढ़ता हूं तो यहाँ पे नीस की बात हो रही है। ये इडियम एक ही बार आया है लेकिन अब कितनी बार भी आ सकता है आगे। द बीज नीज, इसको मधुमक्खी कहा जाता है और इसकी भी किसकी बात हो रही है? घुटनों की। तो अगर आप मधुमक्खी का चित्र दिमाग में लेके आना चाहें तो आपको ऐसा दिखेगा, एक बहुत ही बैलेंस्ड सी चीज, देखने में बड़ी सुंदर महीन, जिसके ऊपर काफी ज्यादा समय लगा के बनाई गई हो, उसको कहते हैं हम लोग, हिंदी में लिखना चाहें तो सर्वश्रेष्ठ, बहुत बढ़िया, उम्दा। अंग्रेजी में कहते हैं द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, अपने किस्म का श्रेष्ठ। द बीज नीज, गुणवत्ता में नंबर 1, सबसे बढ़िया, बेहतरीन, द बेस्ट। कितना संतुलित, मधुमक्खी के घुटने, मधुमक्खी की टांगे एकदम संतुलित। बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह का सबसे बढ़िया। नेक्स्ट आता है कीप अब्रेस्ट ऑफ। अगर हम ब्रेस्ट को देखें तो ये छाती हुई, और ब्रेस्ट का मतलब किसी से आपका आमना सामना हो रहा है। इसका मतलब जो भी खबरें मिलती जा रही हैं आप उन सबके साथ मुलाकात करते जा रहे हो, इन सबको दिमाग में रजिस्टर करते जा रहे हो। कीप अब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है टू कीप टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड। टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड, इसका मतलब नवीनतम जानकारियों से इसका मतलब नवीनतम जानकारियों से ओतप्रोत रहना, या कहूं तो टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचित रहना, सारी चीजों की जानकारी दिमाग में रखना। अभी क्या चल रहा है देश में, दुनिया में, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी होना। टू हैव अ वेरी गुड करंट अफेयर्स और द नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, उसको कीप अब्रेस्ट ऑफ कहते हैं। टू स्टे अपडेटेड,
अंग्रेजी में लिख लो बेटा, टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड। नेक्स्ट आता है थ्रो अ फिट। अगर मैं इस फिट का मतलब समझूं तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को क्या पड़ गया है, बोलो, दौरा। इसका मतलब थ्रो अ फिट यानी गुस्से में पागल हो जाना, गुस्से में आग बबूला हो जाना। हिंदी में लिखें प्लीज, गुस्से में आग बबूला हो जाना, अचानक से गुस्से में आ जाना। बिकम वेरी एंग्री, टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना। थ्रो अ फिट, गुस्से का दौरा पड़ जाना। नेक्स्ट आता है बच्चों कट एंड ड्राइड। अगर मैं कट के साथ यहां पे ड्राई लिखूं तो वो भी चलेगा, और अगर ये ड्राइड है सेकंड फॉर्म तो एंड के इधर भी सेकंड फॉर्म है। इत्तेफाक से कट की तीनों फॉर्म क्या रहती है भाई? कट एंड ड्राइड का मतलब होता है सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, दैट इज कट एंड ड्राई। उसको कहते हैं ऑलरेडी डिसाइडेड, ऑलरेडी डिसाइडेड, सब कुछ पहले से तय है। इसको कहते हैं सब कुछ, सब कुछ तय। इसको कहते हैं भैया कट एंड ड्राई, जब चीजें पहले से सेट होती हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड। कुछ लोग बहुत जल्दी उम्र में अपने पार्टनर्स को चुन लेते हैं, एवरीथिंग इज कट एंड ड्राइड। अब केवल एक तारीख निकालने की औपचारिकता होती है, तो आप कहते हैं भाई ये तो सभी को पता था स्कूल टाइम से, सब कुछ सेट था इन लोगों का। इसको कहते हैं कट एंड ड्राइड, इसका मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड, सब कुछ तय था। घर में कोई बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, सब कुछ डिसाइड था, अचानक से कोई ऐसी खबर आ गई जिससे उसकी नेगेटिविटी सामने आ गई और हमको निर्णय बदलना पड़ गया, वरना सब कुछ क्या था? डिसाइडेड। कट एंड ड्राई। जल्दी से बता दो, 5 फिंगर डिस्काउंट में आप, 5 फिंगर डिस्काउंट में आप, 5 फिंगर डिस्काउंट में आप क्या करते हो? सामान को 5 उंगली से उठाकर, शॉपलिफ्टिंग कहलाता है। द बीज नीज बेहतरीन, अपनी तरह का श्रेष्ठ। उसके बाद कीप अब्रेस्ट ऑफ, जो भी जानकारी है उसकी पूरी पूरी जानकारी अपने तक रखना, उसको कहते हैं टू बी अपडेटेड। थ्रो अ फिट, गुस्से में आग बबूला हो जाना, थ्रो अ फिट। कट एंड ड्राइड, पहले से ही निर्णय हो जाना। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टेक अ बैक सीट। जो गाड़ी में आगे बैठता है वो शायद डिसाइडिंग अथॉरिटी होता है, अरे हाँ या ना? लेकिन कुछ लोग प्रधान बनने से बचना चाहते हैं। किससे बचना चाहते हैं? प्रधान बनने से बचना। कुछ लोगों के फैमिली में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो घर वाले कहते हैं तुम प्रधान मत बना करो, उनका काम है वो देख लेंगे, पीछे रहा करो। इसका मतलब हो गया टेक अ बैक सीट। टेक अ बैक सीट लिखो बेटा इसका, टू प्ले, टू प्ले अ गेम, टू प्ले अ गेम, टू प्ले अ गेम नॉट सो एक्टिवली, टू प्ले अ गेम नॉट सो एक्टिवली। और यू कैन राइट टू पार्टिसिपेट, टू पार्टिसिपेट लेस एक्टिवली, टू पार्टिसिपेट लेस एक्टिवली। टेक अ बैक सीट, प्रधान ना बनना, प्रधान ना बनना। महत्व वाला काम खुद ना करना, जो जरूरी काम है वो लोग संभाल लेंगे, मैंने जानबूझकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी। आई टुक अ बैक सीट, मैं पिछली सीट पे रहा। इसका मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचना, तो उसको ये कहा जाएगा भाई। नेक्स्ट, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, यानी मौसम थोड़ा सर्द था और आपने किसी को बाहर ही छोड़ दिया, जबकि आपको तो उसका हाल पूछना चाहिए था, उसकी खैर खबर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपको पूछना चाहिए था हाल कैसा है जनाब का, बेसिकली आपने उसको क्या कर दिया? तो आप कहेंगे सर इसका आ जाएगा, लिखें, टू, टू इग्नोर, टू इग्नोर समवन। किसी को आपने इग्नोर कर दिया,
उसको अलग थलग छोड़ दिया। हिंदी में लिखो किसी की खैर खबर ना पूछना, किसी की खैर खबर ना पूछना, किसी को नजरअंदाज कर देना, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। चाहते तो उससे पूछ सकते थे लेकिन आपने देखकर अनदेखा कर दिया। इसमें लिखो देखकर अनदेखा कर दिया। और टेक अ बैक सीट में क्या लिखवाया था बोलो? बिल्कुल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो आपने लेने से मना कर दिया, आप लेना नहीं चाह रहे थे, यू टुक अ बैक सीट। नेक्स्ट है हैंडल विद किड ग्लव्स। ऐसे दस्ताने जो कौन लोग पहनते हैं, उनसे किसी चीज को हैंडल करना, अति सावधानी से पेश आना, अति सावधानी से काम करना, ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए। टू वर्क वेरी वेरी केयरफुली, टू वर्क वेरी वेरी केयरफुली, हैंडल विद किड ग्लव्स, बहुत सावधानी से पेश आना। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है भाई टच एंड गो। इसका मतलब छुआ और गए। लिख लेना, छुआ और एक्सट्रीमली रिस्की, एक्सट्रीमली रिस्की, जहां जान बहुत ज्यादा जोखिम में हो, छुआ और गए। तो ये बिजली की वो तार है जिसने छुआ वो गया, टच एंड गो। इसका मतलब एक्सट्रीमली रिस्की, बहुत जोखिम भरी स्थिति में होना, बहुत जोखिम भरी स्थिति में होना, इसको कहते हैं बच्चों टच एंड गो। यहां पे अलग अलग नॉब्स लगे हुए थे भाई। कोई लिक्विड यहां पे फ्लो कर रहा था और आपने बीच में कुछ ब्लॉक लगा रखे थे, उसकी वजह से स्पीड बहुत कम आ रही थी। आपने इन सारे स्टॉपेज को, ये जितने भी स्टॉप थे, इन सबको यहां से खींच लिया। अब ये आराम से काम होने लगा, बोलो हाँ या ना? ये दे रखा है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, यानी जो भी बाधाएं थी उसको हटा दिया, पूरा का पूरा एफर्ट्स झोंक दिया। लिखो भैया, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, पूरी जान लगा देना, पूरी जान लगा देना, पूरी जान लगा देना, पूरी कोशिश करना, मेक 100% एफर्ट्स, मेक फुल एफर्ट्स, पूरी जान लगा देना। टेक अ बैक सीट, जल्दी बताओ क्या था? प्रधान बनने से बचना, एक्सट्रीम जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्रुशियल वाली, उससे पीछे हट जाना, हम नहीं करेंगे। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, किसी को अलग थलग छोड़ देना, इग्नोर कर देना। हैंडल विथ किड ग्लव्स, अति सावधानी से पेश आना, छुआ और गए, एक्सट्रीमली रिस्की। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, कड़ी, हाँ जी, पूरी की पूरी जान एक साथ झोंक देना, सारी जो बाधाएं थी उसको हटा दिया। इसी को आगे चलकर बोलेंगे गो फॉर द जुगुलर, गो फॉर द जुगुलर। एक ऐसा इडियम भी आगे चल के आने वाला है भाई। ये जो जुगुलर होता है, ये एक नाड़ी का नाम है, एक वेन का नाम है, जिसको हम जुगुलर वेन कहते हैं इंग्लिश में। बोलो क्या कहते हैं? और ये जुगुलर वेन आपके गले के पास यहां पे होती है भाई, और हर जानवर की भी ये नाड़ी यहां पे होती है। तो जब भी कोई कार्निवोर, कोई प्रीडेटर किसी हिरण वगैरह को या किसी प्राणी को पकड़ता है, तो पूरी एफर्ट्स लगाता है, एक साथ झोंक देता है ताकत, ताकि उसका क्या पकड़ ले? जुगुलर वेन पकड़ ले। कौन सी वेन? इसका मतलब पूरी की पूरी ताकत एक साथ झोंक देना, इसको क्या कहते हैं? गो फॉर द जुगुलर। तो जो 100 मीटर का धावक होता है,
वो किश्तों में पावर नहीं लगाता है, पूरी ऊर्जा एक साथ झोंक देता है। ही और शी गोज फॉर द जुगुलर, क्योंकि उसको पता है अगर किश्तों में लगाई हार जाऊंगा। तो पूरी की पूरी एफर्ट्स एक साथ झोंक देने को क्या कहते हैं? लेकिन लंबी दौड़ के धावक अपनी ऊर्जा बचा के रखने पे विश्वास करते हैं, लेकिन छोटे धावकों को दे हैव टू गो फॉर द जुगुलर, पूरी ताकत एक साथ झोंक देना। चलो भाई, नेक्स्ट आता है इसके बाद रैक वंस ब्रेन। रैक वंस ब्रेन, अकल के घोड़े दौड़ाना। लिखो भैया, अकल के घोड़े दौड़ाना। इसका मतलब हिंदी में लिखो, अकल के घोड़े दौड़ाना। रैक वंस ब्रेन यानी किसी मुद्दे पर बहुत गहराई से सोचना। अरे हाँ, या ना? रैक वंस ब्रेन, किसी मुद्दे पर गहराई से सोचना। लिखो थिंक हार्ड। थिंक हार्ड, किसी मुद्दे पर गहराई से सोचना। किसी मुद्दे पर गहराई से सोचना, टू थिंक हार्ड। इसी को कहते हैं भाई टू ब्रूड ओवर। टू थिंक ओवर, किसी मुद्दे पर विचार करना। रैक वंस ब्रेन। अगली चाल, क्या चलूं शतरंज में? आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। यू हैव टू रैक योर ब्रेन, एक ही बात है। अगला आता है रैप वंस माइंड अराउंड, यानी आपका दिमाग किसी बात के इर्द गिर्द ही घुमाते रहना। इसका मतलब किसी मुद्दे के बारे में ही सोचते रहना। अरे हाँ, या ना? रैप वंस माइंड अराउंड, अपना जो माइंड है वो किसी एक ही चीज के चारों तरफ घुमाते रहना। लिखो, एक ही चीज के बारे में सोचते रहना। टू बी सिंगल माइंडेड, किसी चीज को अच्छे से समझ लेना, उसी के बारे में विचार करना। यू कैन राइट टू अंडरस्टैंड समथिंग। ये स्लैंग हो गया बेटा, गेट द हैंग ऑफ, किसी चीज का स्वाद लेना। जैसे आपको तैरना नहीं आता था, लेकिन स्विमिंग पूल के पास आप गए तो आपने उसका स्वाद ले लिया, अर्थात आपने उसको भी सीखने की कोशिश करी। आपने उसको भी सीखने का कोशिश करी, ट्राई करा। गेट द हैंग ऑफ, लिखो भाई, किसी चीज का, किसी चीज को सीख जाना या सीखने का प्रयास करना। गेट द हैंग ऑफ, अब वह कला आपके पास आ चुकी है। यू हैव गॉट दैट स्किल। गेट द हैंग ऑफ, सीख जाना, लर्न करना। स्पीक वॉल्यूम्स, बोलने की बात हो रही है, और वॉल्यूम्स का मतलब थोड़ा या बहुत। तो वही व्यक्ति ज्यादा बोल सकता है जिसके ऊपर, जिसके पास किसी विषय के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। स्पीक वॉल्यूम्स, खुलकर किसी मुद्दे पर विचार रखने वाला। स्पीक वॉल्यूम्स, खुलकर किसी मुद्दे पर विचार रखना। स्पीक वॉल्यूम्स, खुलकर किसी विषय पर विचार रखना। अंग्रेजी में लिख लो बेटा, एक्सप्रेस अ लॉट। एक्सप्रेस अ लॉट। बॉइल डाउन टू, अगर कोई चीज उबल गई है, उबलने के बाद की स्थिति, यानी अल्टीमेटली जो निकलेगा उसको क्या कहते हैं, बोलो? उसको कहते हैं बॉइल डाउन टू। इसका मतलब निष्कर्ष निकालना, टू कंक्लूड समथिंग। टू कंक्लूड समथिंग, निष्कर्ष निकालना। बॉइल डाउन टू, उबलने के बाद की स्थिति है। निकला क्या निष्कर्ष, फलसफा क्या निकला?
बॉइल डाउन टू, निष्कर्ष निकलना। रैक वंस ब्रेन क्या था भैया बोलो? किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, सोचना, अकल के घोड़े दौड़ाना। रैप वंस माइंड अराउंड, किसी चीज के ऊपर ही विचार करते रहना। गेट द हैंग ऑफ, किसी चीज को सीखना या सीखने का प्रयास करना। स्पीक वॉल्यूम्स, किसी चीज के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा बोलना। बॉइल डाउन टू, अल्टीमेटली, निष्कर्ष, टू कंक्लूड समथिंग। नेक्स्ट, दोनों चीजें वाइट हैं, बोलो कौन कौन सी हैं भाई? एक जैसी, अलग अलग? आ जाओ भाई। लाइक चॉक एंड चीज, दोनों आइटम कैसे हैं? एक जैसे कि अलग अलग? टोटली डिफरेंट, पूरी तरह से भिन्न, एकदम अलग। दो भाई दोनों अलग। एक तो होता है दो भाई दोनों तबाही, नहीं, एक भाई एक शरीफ एक तबाही, वो हो गया। तो लाइक चॉक एंड चीज, दोनों सफेद लेकिन बिल्कुल अलग फितरत। ये अलग हो गया, वो अलग हो गया। लिखो टोटली डिफरेंट, पूरी तरह भिन्न, बिल्कुल अलग। नीदर फिश नॉर फॉल, नीदर फिश नॉर फाउल, अगर ध्यान से देखें तो फिश को मतलब क्या होता है बोलो? ना तो मछली है और ना ही मुर्गी है, यानी अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। वो चीज क्या है भाई साहब, मुझे आज तक समझ नहीं आया है। वो चीज क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आया है। नीदर फिश नॉर फाउल, वो ना तो मछली समझ आ रहा है ना मुर्गी समझ आ रहा है, वो आइटम क्या है? इसका मतलब जिस चीज के ऊपर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो उसको कहते हैं बेटा ये नाइदर फिश नॉर फाउल। लिखो अनेबल टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू डिफाइन, अनेबल टू डिफाइन, जिसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल हो। हिंदी में लिख लो समझना मुश्किल, समझना मुश्किल। शॉट, क्रिकेट या बेसबॉल में, अरे हाँ है ना। एक तो होता है शॉट कहां पे गया छोटा सा, एक होता है आपने काफी लंबी फेंकी है। तो जब ये लंबा फेंकते हो, हिंदी भाषा में बात करूं तो लंबे फेंकने का मतलब, बात सच लग रही है झूठ ज्यादा? तो बेटा जो भी मामला है वो काफी पास का लग रहा है रिमोट का, बोलो। तो बेटा ऐसी पॉसिबिलिटी है जो कैसी है? रिमोट पॉसिबिलिटी। इसका मतलब बहुत ज्यादा या कम? लिखो बहुत कम संभावना, अ लॉन्ग शॉट, बहुत कम संभावना है लॉन्ग शॉट। अ लॉन्ग शॉट, कम संभावना, लो चांस, लो चांस। इसका मतलब किसी चीज की होने की संभावना कम है, लो चांस। इसको कहते हैं लॉन्ग शॉट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हे? चारा या भूसा सुना है? और उसके ढेर को कहते हैं कौन सा स्टेक? हे स्टेक। उसमें क्या है, एक काम करो, इसमें से ये सुई ढूंढ के लाओ। आसान या मुश्किल काम? लिख लो बेटा बहुत मुश्किल कार है। आसान या लगभग असंभव? लिख लो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि चारा या भूसे के ढेर से अंदर से अगर एक छोटी सी सुई निकालनी है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वेरी टीडियस वर्क। नेक्स्ट, गो डाउन इन फ्लेम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेम्स? लपटें, बिल्कुल। इसका मतलब चला गया ऊपर या नीचे की तरफ, और किसके साथ गया है? बर्बाद हो गया, जलकर राख हो गया, कहीं का नहीं रहा, तबाही हो गई।
गो डाउन इन फ्लेम्स, जलकर राख हो जाना, बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, गो डाउन इन फ्लेम्स, टू बी रून्ड, फेल कंप्लीटली, फेल कंप्लीटली, फेल कंप्लीटली, गो डाउन इन फ्लेम्स। एक बार बता दो भाई, लाइक चॉक एंड चीज, टोटली डिफरेंट, नीदर फिश नॉर फाउल। समझना मुश्किल है ये आइटम क्या है। अ लॉन्ग शॉट, बहुत दूर का आपने आंकलन लगाया है, कैसा है, लो चांस, संभावना बहुत कम है, रिमोट पॉसिबिलिटी। निडल इन अ हेस्टैक, बहुत मुश्किल कार्य है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। गो डाउन इन फ्लेम्स, कंप्लीटली फेल हो जाना। नेक्स्ट, मेक अ डेंट। एक बार डेंट का मीनिंग बताओ भाई, शायद गाड़ियों में डेंट सुना होगा। अरे हाँ या ना, यही तो है। तो मेक अ डेंट, तो जब डेंट पड़ जाता है तो गाड़ी जो उभार होता है वैसी रहती है कि थोड़ी सी दब जाती है, तो दब जाती है, उसको कहते हैं मेक अ डेंट। इसका मतलब कोई चीज पहले की अपेक्षा में कम हो गई, टू रिड्यूस, कम हो जाना, हल्का सा कम हो जाना, रिड्यूस स्लाइटली, हल्का सा कम हो जाना, थोड़ा सा कम कर देना, मेक अ डेंट। आप जितना नमक डाल रहे हो इतना नहीं चाहिए, मेक अ डेंट, थोड़ा कम करें, मात्रा कम करने के लिहाज से मेक अ डेंट, मात्रा में थोड़ी कमी लाएं। बेयर फ्रूट, फल मिलना, टू गेट रिजल्ट्स, बेयर फ्रूट, बेयर फ्रूट, फल मिलना। जब आप एफर्ट्स करते हो तो एक दिन होता है जब आपकी प्रॉपर सर्विंग होती है एंड यू गेट द फ्रूट। बेयर फ्रूट, किसी चीज में फल मिलना। लिखो, किए गए काम का परिणाम मिलना, किए गए काम का परिणाम मिलना, बेयर फ्रूट, मिलना या किसी को फल, किसी को देना, जैसा भी। एक बार यहां तक रिवाइज कर लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। पुल समथिंग ऑफ, पुल यानी खींच लेना, समथिंग ऑफ, पुल समथिंग ऑफ यानी कोई चीज बड़े ही खतरनाक मोड़ पे थी, लेकिन आप अपनी टीम को खतरे से बाहर निकाल के ले गए और उनको क्या बना दिया। लिखो, जोखिम के दौर से बाहर निकालकर जिता देना, पुल समथिंग ऑफ। कहते हैं वो खतरे से बाहर खींच के ले गया था। उसने जब बैटिंग करना शुरू किया तो टीम को खतरे से बाहर ले गया और उनको विजयी श्री हासिल करवा दी। लिखो, पुल समथिंग ऑफ, इसका मतलब लिख लीजिए, सक्सीड, सफल हो जाना, सफल हो जाना, पुल समथिंग ऑफ, मुश्किल दौर से किसी को खींच के बाहर ले जाना और सफलता का स्वाद चखा देना। लिखा है बेटा, गो टू द वॉल, दीवार पे जाके भिड़ना,
हिंदी में कहते हैं औंधे मुंह गिरना। औंधे मुंह गिरने का मतलब है सफल या असफल? हाँ जी, असफल। वहां पर औंधे मुंह दीवार जमीन पे गिराते हैं, अंग्रेज वाले कान जाके बढ़ाते हैं। इसका मतलब लिख लो, असफल हो जाना। टू बी कंप्लीटली अनसक्सेसफुल, असफल होना, असफल होना। टू बी अनसक्सेसफुल, कहीं का ना रहना, धराशायी हो जाना। कीप अ स्टिफ अपर लिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर लिप? तो अपर लिप का मतलब है कुछ भी बोलने से बचना। बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि बोलता है, बोलो ही मत। यानी एक चुप सौ सुख। लिखो, प्रतिक्रिया देने से बचना, रिएक्शन देने से बचना, प्रतिक्रिया देने से बचना, भावनाओं को नियंत्रित रखना, कंट्रोल वंस इमोशंस। गुस्सा तो बहुत था लेकिन चुप रहा। ही केप्ट अ स्टिफ अपर लिप। बता दो भाई, टॉप वाला कौन सा है? मेक अ डेंट, थोड़ा सा, रिड्यूस स्लाइटली। बेयर फ्रूट, फल लगना या फल मिलना। पुल समथिंग ऑफ, मुश्किल दौर से किसी को बाहर ले जाकर जिता देना। पुल समथिंग ऑफ। हैशटैग यहां पर आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिख सकते हैं। गो टू द वॉल, दीवार पर जाके पटकी दे देना, अर्थात पूरी तरह से धराशायी होना। इसी को आप कहते हैं टू कोलैप्स। टू कोलैप्स, धराशायी होना। कीप अ स्टिफ अपर लिप, कोई भी मुद्दे पर बोलने से बचना, शांत रह जाना। चलो भाई, कई बार आया क्वेश्चन ये वाला, फ्लाई ऑफ द हैंडल। कोई भगोना है, थोड़ा ज्यादा बन, लंबा बन गया भाई इस पे। चलो, ये भी थोड़ा ज्यादा डेप्थ हो गई। अब ठीक है। चलो अब देखो, आप कुछ काम कर रहे थे किचन में, किसी ने कुछ ऐसी बात बोली कि अचानक से आपको गुस्सा आ गया और आपने इसको उड़ा के मारा उसके सिर की तरफ। तेरी ऐसी की तैसी। फ्लाई ऑफ द हैंडल, अचानक से गुस्सा आ गया। लिखो, माथा खराब हो गया। लिखो, माथा खराब हो गया। भावनाओं पर नियंत्रित रहा या नहीं रह पाया? लिख लो बेटा, अचानक गुस्सा आ जाना अंग्रेजी में कहते हैं टू लूज टेम्पर। टू लूज टेम्पर। टू लूज टेम्पर। अगले वाले की हिंदी बता दो बेटा, कहना क्या चाहता है वो? हाँ जी। बाइट यानी चबा जाना, काट लेना। किसी का क्या चीज? किसी का मुंडी चबा जाना। इसका मतलब किसी को डांट डांट कर बुरा हाल कर देना। बाइट समवंस हेड ऑफ, यानी भाई साहब वो तो खड़ा खड़ा चबा गया उसका। इसका मतलब बुरी तरह प्रताड़ित किया होगा। इसको कहते हैं रेप्रीमेंड। क्या कहते हैं? रेप्रीमेंड को ही आप कहते हैं बेटा स्कोल्ड करना। स्कोल्ड करना, और वो भी कैसे वाला? आज बॉस ने उस कर्मचारी की ऐसी तैसी कर दी, चबाई गया था उसको। बाइट समवंस हेड ऑफ। गेट कोल्ड फीट, पैर कैसे हो गए थे? ठंडे पड़ गए थे। इसका मतलब
टू बी नर्वस, टू बी नर्वस लिखो बेचैन हो जाना, बेचैन हो जाना, घबरा जाना, गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब घबरा जाना, नर्वस हो जाना। अक्सर जब रिजल्ट आने वाला होता है तो पड़ोसी काफी नर्वस हो जाते हैं, उनको आपकी ज्यादा चिंता होती है। कुछ रिश्तेदारों को भी इसका रहता है कुछ, घबराते रहते हैं बेचारे। लूज वंस मार्बल्स, अगर मार्बल मैच लग रहा है तो इसका मतलब ये संगमरमर नहीं है, ये कंचे हैं। और आपको पता है कंचे खेलने वाले दीवाने होते हैं, और जब किसी के कंचे खो जाते हैं तो वो एक बार मानसिक संतुलन खो बैठता है। लूज वंस मार्बल्स लिखो बहुत गुस्सा आ जाना, मानसिक नियंत्रण हट जाना। बहुत सारी बातें दिमाग से जुड़ी हैं यहाँ पर। लूज वंस मार्बल्स, किसी की पसंदीदा वस्तु खो जाती है तो वो कैसा महसूस करता है, बस वैसा। लिखें भाई, गो क्रेजी, पागल हो जाना, आग बबूला हो जाना, सनकी हो जाना, गो क्रेजी। तो बताओ भाई वो व्यक्ति कहाँ है आज? तो आपने सुना होगा, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, लेकिन यहाँ अंग्रेज ऐसे बोलते हैं ओवर द मून। इसका मतलब आजकल पाँव जमी पे नहीं पड़ते मेरे। बेटा बहुत खुश हो गया, खुशी से पागल हो गया। ओवर द मून, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, चंद्रमा के ऊपर है आज तो। दैट इज टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाना। आ जाओ एक बार दोबारा से बता दो बेटा, फ्लाई ऑफ द हैंडल। बिल्कुल अचानक, क्योंकि बात ही ऐसी नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाए, गुस्सा आ गया। बाइट समवन हेड ऑफ, खड़े खड़े किसी को चबा जाना, यानी प्रताड़ित करना जबरदस्त तरीके से। गेट कोल्ड फीट, घबरा जाना, टू बी नर्वस। लूज वंस मार्बल्स, वो क्रेजी, पगला जाना, बहुत गुस्सा आ जाना, जो भी। ओवर द मून, बहुत ज्यादा खुश होना। ये इमोशन से जुड़ी बातें थी बच्चे। स्लीप ऑन इट, स्लीप ऑन इट। चलो, कई बार कोई आपको एक प्रपोजल रखता है और कहता है कि बता दे, बता चलेगा मूवी देखने की नहीं चलेगा, अभी बताओ। तो आप कहते हो बता दूंगा, घर जाऊंगा आराम से बताऊंगा, डिस्कस करके बताऊंगा। आपका प्रपोजल आ गया है, अब तुम शांत हो जाओ, अपने हिसाब से बताएंगे। स्लीप ऑन इट का मतलब होता है निर्णय देने में विलंब करना। जो चीज मेरे पास आई थी जिसके लिए मुझे निर्णय दे देना चाहिए था, मैं आराम से सो गया, मैंने कहा उठ के देंगे, क्या जल्दी है। तो स्लीप ऑन इट का मतलब होता है निर्णय देने में विलंब करना। अक्सर ये जानबूझ के ही होता है, लिख लो। निर्णय देने में विलंब करना, डिले डिसीजन, डिले डिसीजन। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इज इट गुड और बैड? भाई निर्णय लेना है, क्रुशियल निर्णय है तो ठोक बजा के लो। सोच समझ के निर्णय लेना तो टाइम तो लगेगा। जल्दीबाजी में रैकलेस निर्णय लेने से तो कुछ भी हो सकता है। अरे हाँ या ना, शादी कर लो, अरे ऐसे कैसे कर लो भाई, लाइफ का सवाल है, तो आराम से करेंगे। आज आपने कही है बताएंगे, एक साल बताएंगे, एक साल बाद। स्लीप ऑन इट, बोलो हाँ या ना। तो अरेंज मैरिज आपको पता है बेसिकली क्या होती है? लव मैरिज का तो अलग होता है कि आप आपस में एक दूसरे को जानते हैं तो चलो भाई हो गया खत्म। लेकिन अरेंज मैरिज में तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए जल्दीबाजी में निर्णय नहीं ले सकते। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं।
इस मुद्दे पे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम, ये जो डाइम होता है बेटा, ये कॉइन को कहते हैं। यानी कॉइन को नीचे गिरने में कितने घंटे लगते हैं? ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ड्रॉप करोगे, इसको कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम। इसका मतलब बिना देरी किए, एकदम से, तुरंत प्रभाव से, इमीडिएटली, बिना विलंब के ही हो गया। एट द ड्रॉप ऑफ द डाइम, इमीडिएटली, तुरंत। एक बार स्पेलिंग में गलती निकालो बेटा, इमीडिएटली। अरे गलत या सही? तो तुरंत प्रभाव से, देयर एंड देन, तुरंत प्रभाव से, एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम। अगला टाइम कौन सा है? इसका मतलब निर्णायक समय, अब नहीं तो कब, ऑलरेडी विलंब हो चुका है। यहां पर था तुरंत प्रभाव से, और हाई टाइम का मतलब लिख लो उचित समय, उचित समय। जैसे ही उम्र 25 और 30 के बीच में आने लगती है, तो घर वाले भी दबाव देते हैं, और ठीक है, शादी की एक उचित उम्र है, इट्स हाई टाइम, अब नहीं तो कब। लेकिन उससे पहले नौकरी ले लो पहले। तो हाई टाइम का मतलब क्या होता है? राइट टाइम, क्रुशियल टाइम, निर्णायक घड़ी, अब नहीं तो कब। जो साल भर नहीं पढ़ा, कम से कम एक रात पहले तो पढ़े, अब नहीं तो कब, इट्स हाई टाइम। तो ऐसे टाइम पे आपको पता है 1 वीक सीरीज 1 नाइट में पूरी करनी होती है। चलो नेक्स्ट। इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल अंतिम क्षण पर। इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल अंतिम क्षण पर, एट द लास्ट मोमेंट। गाड़ी छूटने ही वाली थी, तभी चाची जी आई। थोड़ा सा और लेट आती, गाड़ी निकल जाती। शी टर्न्ड अप इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल एन मौके पर। हाँ, ये लिखो, एन मौके पर। वंस इन अ ब्लू मून, ये नीला जो है ये आसमान है, नीला आसमान। और ये कौन है? तो फलक पर चंद्रमा पूरा चमक रहा हो और आसमान बिल्कुल साफ हो, ऐसा तो कभी कभार ही होता है, छठे चौमासे, वेरी रेयरली। लिख लो, कभी कभार, वेरी रेयरली, सेल्डम, वंस इन अ ब्लू मून, छठे चौमासे। स्लीप ऑन इट, निर्णय देने में विलंब करना, चाहे सोच समझकर या क्या जल्दी आ रही है, अपना है, अपन बताएंगे। स्लीप ऑन इट, एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम, झड़ देनी से, क्या बोलते हैं? झड़ देनी से, वहीं के वहीं दिया बिड़ा के, झड़ देनी। तो हाई टाइम, राइट टाइम, क्रूशियल टाइम, अब नहीं तो कब। इन द निक ऑफ टाइम, एन मौके पर, लास्ट मोमेंट पर। वंस इन अ ब्लू मून, छठे चौमासे, कभी कभार, वेरी रेयर। चलो उतारो बेटा। पुल अप वन सॉक्स, इसका मतलब कहीं जाते हो, सुबह के पहने हुए जुराबे शाम तक थोड़ी ढीली पड़ जाती, नीचे हो जाती, आपने दोबारा उनको ऊपर खींच लिया। इसका मतलब दोबारा से क्या हो रहे हो? अपने आप को, अपने आप को तैयार करना। लिखो, खुद को सुधारना, अपने आप को तैयार करना। टू इम्प्रोवाइज और इम्प्रूव वन सेल्फ, टू इम्प्रोवाइज और इम्प्रूव वन सेल्फ, सेल्फ ग्रूमिंग, अपने ऊपर टाइम लगाना, खुद को सुधारना। पुल अप वन सॉक्स, अपने ऊपर काम करना। क्या टाइगर श्रॉफ ने अपने ऊपर काम नहीं किया? ऐसे ही बन गया? जैकी श्रॉफ का बेटा था इसलिए आ गया क्या केवल? नहीं, उसने काम किया है भाई, काम दिखता भी है।
कुछ एक्शन पे काम किया है, कुछ डांस पे काम किया है, और भी काम है, कई दिशा में काम किया है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो ये हो गया भाई, तैयार हो जाना किसी काम के। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बताओ कब जलाता है तेल के दीपक? बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी दिन दहाड़े तो मेहनत करता है और रात को भी सोता नहीं है, रात को भी तेल के दीपक जलाता है, डबल मेहनत कर रहा है। लिखो, खूब मेहनत करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, खूब मेहनत करना। अक्सर ये रात भर पढ़ने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन किसी भी तरह की मेहनत इधर आ सकती है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, खूब मेहनत करना दिन दहाड़े और रात की स्याही में। टू वर्क टिल लेट नाइट, रात भर पढ़ना, रात भर काम करना, या जो भी। नेक्स्ट, एल्बो ग्रीस। एल्बो यानी कोहनी होता है, ग्रीस का मतलब ग्रीस, जो जो कालापन लग जाता है जब आप कारखाने में काम करते हो, तो अक्सर यहां यहां जहां अड़ते भिड़ते कुछ ग्रीस लग जाती है। एल्बो ग्रीस का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया? क्या काम करने में परेशानी या खूब जमकर काम करना, तभी तो ग्रीस लगेगी। लिखो बेटा, खूब जमकर काम करना, एल्बो ग्रीस, जमकर काम करना। टू वर्क हार्ड, हार्ड वर्क के लिए यूज किया जाता है, कड़ी मेहनत के लिए एल्बो ग्रीस। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स, अगर आपको अपने घर के फ्लोर के लिए कारपेट चाहिए था, लेकिन कारपेट थोड़ा छोटा पड़ गया, क्या पड़ गया? तो छोटा पड़ गया तो एक काम करो, यहां से काट दो कॉर्नर को, यहां से काट दो। इसका मतलब बड़े ही बेतरतीब तरीके से कार्य करना। और इसके पीछे ये है, थोड़ा सा पैसा लगाते तो काम बढ़िया हो सकता था, लेकिन पैसा बचा गया। कट कॉर्नर्स का मतलब लिख लो, पैसा बचा दूं। टू स्पेंड चीपली, पैसा बचाना। लापरवाही से, पैसा बचाते हुए, गंदे तरीके से कार्य करना। चाहता तो काम को केयरफुली मेटिकुलसली कर सकता था, लेकिन बहुत ही पैसा बचाते हुए कॉर्नर ही काट दी भाई, कि यहाँ काले नहीं भी आएगा तो क्या हो गया, चल जाएगा, कॉर्नर ही तो है। इसको कहते हैं लापरवाही तरीके से पैसा बचाते हुए कार्य करना। गो द एक्स्ट्रा माइल, ये जो ब्रेकअप होता है इसकी मूल वजह क्या है? आप लोग तो बता सकते हैं बेटी। तो मूल वजह होती है, उसको कहते हैं मैं, क्या बोलते हैं? मैं क्यों करूंगा ये काम, मैं मैं कैसे कर सकता है काम? जबकि होना क्या चाहिए भाई, आप राजकुमार हो तो वो भी किसी घर की राजकुमारी है। अगर वह अपने घर की मालकिन, आप अपने घर के मालिक, तब तो रिश्ता टूटा ही टूटा। अगर वह 2 कदम आगे आ रही है तो तुम भी 4 कदम आगे बढ़ जाओ, ताकि रिश्ता जुड़ने का नाम ले सके। गो द एक्स्ट्रा माइल यानी अतिरिक्त प्रयास करना। मैंने तो, उसने जितना बोला था, चाहता तो उस दिन ही नाता तोड़ लेता, लेकिन मैंने तो फिर भी प्रयास किया था। मैं तो 1 मील एक्स्ट्रा चल के गया था, देखो आ रही कि नहीं आ रही। लिखो, अतिरिक्त प्रयास करना, टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। लिखो बेटा, टू डू मोर एफर्ट्स, अतिरिक्त प्रयास करना। टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू अटेन समथिंग, किसी चीज को हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना, गो द एक्स्ट्रा माइल। वैसे तो मैं स्टेनो का स्टूडेंट था, लेकिन मैंने मैथ्स भी पढ़ डाली, मैंने कहा सीजीएल भी निकाल ली। ऐसा, तो इसको कहते हैं अतिरिक्त प्रयास करना। आज वो आई नहीं विद्यार्थी जो इंग्लिश की दुआई करती है हमेशा। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आता है, ये बताओ, पुल अप वन सॉक्स, तैयार करना, इसका मतलब किसी काम के लिए मुस्तैद हो जाना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, खूब मेहनत करना,
लेट नाइट तक पढ़ना या मेहनत करना, एल्बो ग्रीस, खूब मेहनत करने की वजह से हाथ पैर काले, कट कॉर्नर्स, चीपली काम करना, पैसा बचाते हुए बेतरतीब तरीके से, एक बहुत ही गंदे तरीके से काम करना, कट कॉर्नर्स, बार बार आता है बेटा ये वाला। गो द एक्स्ट्रा माइल, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना। अरे हाँ या ना, ऐसे ये नहीं कि नाम टाइगर रख दिया और दिशा मिल गई, नो। आगे चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है बेटा कैश ट्रैप्ड। इसका मतलब हो गया पैसे की कमी है, पैसे की किल्लत है। तो पैसे की बहुतायत के ऊपर तो कुछ बनता ही नहीं कभी, कमी के ऊपर बनता है। इसका मतलब आजकल भाई साहब थोड़ा हाथ तंग चल रहा है, इसको कहते हैं हार्ड अप। क्या कहते हैं बोलो? इसको कहते हैं इन द रेड। इसका मतलब पैसों की किल्लत, पैसों की कमी चल रही है, पैसों की कमी, कुछ खतरा चल रहा है पैसों को लेकर, शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसों की कमी, पैसों की कमी। एक होता है पोवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा, एक होती है डबल रोटी की रेखा। इसकी एक होती है गरीबी की रेखा, एक होती है कौन सी? गरीबी की बात नहीं, रोज लड़ाई किस चीज की हो रही है? एक्सट्रीमली पुअर, बहुत गरीब स्थिति, अत्यंत गरीब होना, ऑन द ब्रेड लाइन, यानी रोटी के लाले पड़े हुए हैं सर। रोटी के लाले पड़ने को कहते हैं दे आर ऑन द ब्रेड लाइन, रोटी के लाले पड़ जाना, रोटी के लाले पड़ जाना, ऑन द ब्रेड लाइन, ऑन द ब्रेड लाइन, एक्सट्रीमली पुअर, फील द पिंच। पिंच का मतलब होता है कोई चीज चुभना, और जो यहां चुभता है वो कौन सी वाली फीलिंग चुभती है? फील द पिंच, आर्थिक संकट महसूस करना, आर्थिक तनाव, आर्थिक संकट महसूस करना, पैसे चाहिए थे है ही नहीं, इस चीज को महसूस करने को बोलते हैं फील द पिंच। आर्थिक संकट महसूस करना, फील द पिंच। फील द पिंच, कौन सा दर्द है ये वाला? यस, फाइनेंशियल। नेक्स्ट, टाइटन्स, टाइटन वंस बेल्ट, अपनी पेटी को कस लेना, ताकि ताकि गलती से भी पैसा खर्च ना हो जाए। लिखो बेटा, टाइटन वंस बेल्ट, कम खर्च करना, टू स्पेंड, क्या फ्रीली, टाइटली, टू स्पेंड टाइटली, और यू मे राइट रिड्यूस स्पेंडिंग, खर्चे कम कर देना। टाइटन वंस बेल्ट टू रिड्यूस स्पेंडिंग, खर्च कम कर देना। खर्चे कम कर देना। क्या ये सारी बातें पैसों की नहीं? इंक्वेयर स्ट्रीट, स्क्वेयर का मतलब होता है बेटा स्ट्रेंज, ऑड, बिजार, जी रोते सा क्यों, ग्रोटेस्क, अजीबो गरीब, मैं इस अजीबो गरीब रास्ते में आ गया हूं। इसका मतलब अजीब सी दुविधा है, अजीब सा एक स्थिति में आ चुका हूं, और इस संकट को कौन सा संकट कहते हैं? टू बी इन द फाइनेंशियल क्राइसिस। आजकल मैं उस रास्ते पे चल रहा हूं जहां पे पैसा नहीं है। इंक्वेयर स्ट्रीट, लिख लो, पैसों की तंगी झेलना, पैसों की तंगी झेलना, टू फेस फाइनेंशियल क्राइसिस। इंक्वेयर स्ट्रीट, फाइनेंशियल क्राइसिस को झेलना, ये भी क्या था? पैसों की तंगी। ऑन द ब्रेड लाइन, खाने के लाले पड़ जाना, डबल रोटी के लिए तरस गए। फील द पिंच, कौन सा पिंच? रोकड़ की कमी को महसूस करना, टाइट वंस बेल्ट, खर्चा कम कर देना।
इंक्वायरी स्ट्रीट, ऐसी स्थिति में आ गया हूं कि पैसों की वजह से हालात बहुत ज्यादा गड़बड़ाए हुए हैं। इंक्वायरी स्ट्रीट। नेक्स्ट, उतारो बेटा। कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स। तो अंग्रेजी में कहा जाता है बिग शॉट्स। बिग शॉट्स का मतलब जिनकी चलती है और दुनिया जलती है, प्रोमिनेंट पर्संस जिनकी चलती है। कॉल द शॉट्स इसका मतलब आप इतने बड़े हो गए कि दिग्गजों को बुलाने लग गई, यानी यू हैव बिकम द डिसाइडिंग ऑथोरिटी योरसेल्फ। इसका मतलब निर्णय ले लेना, निर्णय अब आप लोगे, किसका सिलेक्शन करना है किसका नहीं ये आप बताओगे। अब कॉल द शॉट्स, बुलाओ उनको, टीसीएस वाले को बुला लो, एडिक्विटी को बुला लो, मैं बताऊंगा किसका। इसका मतलब निर्णय लेना, निर्णय लेना इस तरीके से निर्णय की जो दिग्गज थे वो भी आपके पास निर्णय सुनने आते हैं, बोलो क्या करना है आप बताओ। तो पुष्पा राज बताता है क्या करना, लिख लो। कॉल द शॉट्स, बी इन चार्ज, बी इन चार्ज, निर्णय लेना, क्या होना चाहिए और क्या नहीं वो उस स्थिति में आ जाना। कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स। पुट हेड्स टुगेदर, दो व्यक्ति साथ में बैठे हैं, उनके सिर को पकड़ के दोनों के टच कर दिए, या तो वो नहीं करना, केवल ताकि बस पास पास आ जाए और जो विचार विमर्श करना है वो कर ले, उसको कहते हैं पुट हेड्स टुगेदर। इसका मतलब दोनों, लिखो, मशवरा करना, यहाँ पे कोई मार्शल आर्ट वाला काम नहीं। पुट हेड्स टुगेदर इसका मतलब आपस में मंत्रणा करना, सलाह मशवरा करना। पुट हेड्स टुगेदर इसका मतलब किसी मुद्दे पे सलाह करना, डिस्कस, मंत्रणा करना। गेट अलोंग लाइक अ हाउस ऑन फायर, जब घर में आग होती है तो आग में तो घर होता है, घर में आग है तो आग में ही तो घर है। साड़ी में नारी तो नारी में साड़ी, कुल मिला के अगर देखें तो इसका मतलब टू बी वेरी क्लोज, घनिष्ठता होना। जैसे हाउस और फायर, फायर में हाउस या हाउस में फायर, लिख लो अति घनिष्ठ होना, बहुत क्लोज नेट होना, बहुत बहुत करीबी संबंध होना, बहुत करीबी संबंध होना। 4:30 का बोल। अगला है अ फ्लाई ऑन द वॉल। वॉल का मीनिंग एक बड़ी दीवार, बहुत बड़ी दीवार, उसके ऊपर एक मक्खी बैठी है। क्या बैठी है? आपको तो नहीं दिखाई देगी क्योंकि दीवार काफी बड़ी है, लेकिन वो आपको देख रही है। साइलेंट ऑब्जर्वर, लिखो, साइलेंट ऑब्जर्वर। आप उसको नहीं देख रहे लेकिन वो आपको देख रही है, क्योंकि वो पैदा ही देखने के लिए हुई। लिखो, साइलेंट ऑब्जर्वर, चुपचाप देखने वाला। जरूरी नहीं कि हर बार आप बोलें, रिएक्ट करें, शांति से देखते रहो। बी ए साइलेंट ऑब्जर्वर। गिव द कोल्ड शोल्डर, अगर आप किसी के साथ गर्म जोशी से जुट जाते हो तब तो कैसा शोल्डर, वार्मली यानी गर्म जोशी से। लेकिन एक होता है कि शोल्डर भी दे रहा हूं और वो भी कैसा, इसका मतलब या तो मैं हेल्प नहीं करना चाह रहा या इग्नोर करना चाह रहा। लिखो, टू इग्नोर समवन, टू इग्नोर समवन, गिव द कोल्ड शोल्डर। आजकल के बच्चे आते हैं तो घर में कोई गेस्ट होते हैं तो चाहते हैं कि वो
निकल जाए साइड से, नमस्कार और दुआ सलाम और वो वाली चीजें से, तो घर वाले बुला लेते हैं। जरा पहचाना नहीं क्या? तो बेटा ये होता है टू इग्नोर समवन। आंटी बेटा। हाँ जी, गिव द कोल्ड शोल्डर। जी, यही क्वेश्चन है जो आया है। नेक्स्ट, इसका मतलब किसी को इग्नोर कर देना, किसी पे ध्यान ना देना, इग्नोर कर देना, नजरअंदाज कर देना। अक्सर जब फिल्म फेयर अवार्ड चलता है, तो जैसे ही वहां से सलमान भाई की एंट्री होती है, तो पूरे कैमरे ऐश्वर्या के ऊपर आ जाते हैं, है ना? वो क्या रिएक्ट करती है? बेचारी यही करती है। आगे चलते हैं बच्चों। इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। स्टॉर्म की हिंदी नहीं पता बेटा, बोलो क्या होती है? हाँ जी, तूफान। और तूफान की आंखों से देखते हुए, यानी मंजर कैसा था, आसान या खतरनाक? इन ट्रबल, संकट के दौर में। इन आई ऑफ द स्टॉर्म, इसका मतलब तूफान नजरों के सामने चल रहा था उस दौर में। इन द आईज ऑफ, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। कौन आए थे श्री कृष्ण को जेल से निकाल के ले जाने के लिए? वसुदेव। हाँ जी, कौन आए थे? कौन आए थे बोलो? बोलो, कौन आए थे बेटा श्री कृष्ण जी को जेल से निकाल के ले जाने के लिए? हाँ जी, आप बोलो। नंद बाबा ले गए थे। तो शायद तूफान ज्यादा, हाँ जी, नंद बाबा ले गए थे। एक काम करो, पहले गूगल कर लो मेरे प्रिय भारतीयों, पहले गूगल करो। और मुझे बताओ वास्तविकता क्या थी, जानना जरूरी है हम सभी के लिए। ऐसी बाहुबली को भी एक टोकरी में डाल के ले गए थे, तूफान तो उस दिन भी था। अरे हाँ, है ना? ऐसे होता है बेटा, लेजेंड्स के साथ ऐसे होता है। थ्रो कॉशन टू द विंड, हवा को चुनौती देना। किसको चुनौती देना? क्या हवा को चुनौती देने से क्या तुम हवा की टक्कर ले सकते हो? लापरवाही से निर्णय लेना। हवा को चुनौती देना यानी मूर्खता का परिचय देना। ऐसे शत्रु से भिड़ना जिसका सामने तुम टिक भी नहीं सकते। लिख लो, थ्रो कॉशन टू द विंड, हवा को चुनौती देनी। लिखो बेटा, टू टेक रिस्क, लापरवाही से जोखिम भरे काम को हाथ में ले लेना। ये एक ऐसा मैच था जिसमें हार तय थी। वो आपने कहा, उसको आपने कहा कि मैं यही खेल खेलूंगा। थ्रो कॉशन टू द विंड। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। इसका मतलब, इसका मतलब क्या यही दीवार है? बिल्कुल। हिट अ ब्रिक वॉल, यानी प्रगति रुक गई। लिख लो, प्रोग्रेस पे स्टॉपेज लग गया है। लिखो, प्रोग्रेस रुक जाना, प्रगति रुक जाना। हिट अ ब्रिक वॉल, तो चलते चलते यूं ही क्यों रुक जाता हूं मैं? क्योंकि ब्रिक वॉल आ जाती है, अंबुजा सीमेंट से बनी। नेक्स्ट, स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक, ऐसा कोई ब्लॉक जो आपके रास्ते में पड़ा हो, जिसकी वजह से आप ठोकर खाओ, जिसकी वजह से आप लड़खड़ा जाओ। आपके जिंदगी में, आपके रास्ते में ये बाधा है। लिखो, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, बाधा, हर्डल, बैरियर, बार। बार का तो एक और मतलब भी होता है। तो यहां पे ऑब्स्टेकल,
ऑब्स्टेकल, बार, बैरियर, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, इसको याद करते हैं हिंड्रांस, हर्डल, बाधा। अगला है द लास्ट स्ट्रॉ, कौन सा तिनका है, पहला या अंतिम, लिखो बेटा, अंतिम समस्या, लास्ट स्ट्रॉ, अंतिम समस्या, बस इसके बाद कोई अब संकट नहीं आएगा। द लास्ट स्ट्रॉ दैट इज द अल्टीमेट ट्रबल, फाइनल ट्रबल, फाइनल प्रॉब्लम, उसके बाद फिर प्रॉब्लम खत्म। तो प्रॉब्लम कब तक है, जब तक हम हैं, जब हम ही नहीं तो फिर, तो वी आर द फाइनल प्रॉब्लम। लिखो, अंतिम समस्या, समस्या ही खत्म तो सारी समस्या खत्म, अंतिम समस्या को लास्ट स्ट्रॉ कहते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट, उतार लो बेटा। अक्सर शादी पार्टियों में पीने का सिस्टम चलता है, कई कम्युनिटीज में पीने का सिस्टम होता है, कुछ में खुलकर पीते हैं, कुछ में बारात के पीछे चुपके पीते, कुछ में कारों में पीते, कुछ में सबका अलग सिस्टम। और जो दोस्त होते हैं वो उस दिन डबल डबल पीते, पता है इसके घर शादी है आज, तो आज तो पिला रहा है, कल का पता नहीं क्या होगा, तो बहुत तेजी से पीते, ये बिना जाने कि आगे चलकर क्या होगा। ऑन द डबल का मतलब होता है दुगनी गति से, बोतल एक मिल रही, दो ले लो, बाद में पता नहीं मिले ना मिले। ऑन द डबल लिखो बेटा, दुगनी गति से, बहुत तेज गति से, द्रुत गति से, वेरी फास्ट, ऑन द डबल। जहां वो 2 घंटे में आधा एक पैग निपटाता था, वहां 10-10 मिनट में दे रहा हो तो दो दो, तो बेटा ये होता है ऑन द डबल। नेक्स्ट, इन अ फ्लैश, पलक झपकते ही, एकदम से, फास्ट, वेरी फास्ट, पलक झपकते ही, एट द ड्रॉप ऑफ द डाइम, अभी आया था, झड़ देनी से, वही होगा, इन अ फ्लैश, बहुत तेज गति से। नेक्स्ट आता है बच्चों, ड्रैग वंस फीट, तो आपको पता है, याद करो वो दिन जब आपके पापा और आपकी मम्मी आपको लेकर जा रहे थे, कहां पर, स्कूल। एक कदम आगे बढ़ता था और 2 कदम पीछे आते थे, हाँ या ना, मंजर केजी क्लास का है, किंडरगार्टन का, इसका मतलब आपको आगे ले जाया जाता था और आप पीछे सरकते थे, अपने पैरों को घसीटते हुए जाते थे, कई बार लेट भी जाते थे, क्योंकि क्योंकि आपको पता है आगे चलकर एक वो चीज आने वाली है जिसको क्या कहते हैं। और बचपन में, स्कूल का तो बाद में पता लगता है कि यार ठीक ठाक जगह कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बचपन में एक हवा बना के रखते हैं घर वाले, इसको स्कूल भेज दो, बहुत नाटक कर रहा है, तो बच्चों के मन में हवा होता है। इसका मतलब लिखो बेटा, अनावश्यक रूप से विलंब करना, जानबूझकर डिले करना, आधी क्लास तो छूट जाए कम से कम, रावण पढ़ा रहा है वहां पे, तो बेटा ड्रैग वन स्पीड लिखो, इसका मतलब लिख लो, जानबूझकर विलंब करना, जानबूझकर डिले करना, पैर घसीट के चलना, अधमने मन से कार्य करना, जानबूझकर देरी करनी, टू डिले इंटेंशनली, जंप द गन, रास्ते में जब कोई आपको फॉलो कर रहा होता है, आपका पीछा कर रहा होता है, आपके पीछे दौड़ रहा होता है आपको मारने के लिए, ऐसे समय जब आप भाग रहे होते हुआ, आप आगे आगे वो पीछे पीछे,
रास्ते में एक गन मिली थी, नियम से क्या करना चाहिए था आपको? उठा के, लेकिन आप इसको कूद के चले गए। आपको रुक के इसको ठोक देना चाहिए था, अगर आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी है तो। बोलो हाँ या ना? लेकिन आप इस गन को कूद के आगे निकल गए, इसका मतलब मौका हाथ से, जल्दीबाजी में कार्य करना। ये सब तुम्हारी जल्दीबाजी का नतीजा है कि तुम गन नहीं उठा पाए। लिखो, जल्दीबाजी से कार्य करना, टू वर्क इनडिस्क्रिमिनेटली। लिखो, एक्ट फुलिशली, एक्ट हरिडली। जल्दीबाजी में काम करना, कई बार जल्दीबाजी में महत्वपूर्ण काम रह जाता है। सारा काम निपट गया शादी का, वरमाला रह गई। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं बेटा। प्ले इट बाय ईयर, इसका मतलब किसी चीज को कान पकड़ के करना। इसका मतलब बिना तैयारी के, विदाउट रिहर्सल, विदाउट प्लानिंग। कान पकड़ के कर दिया, इसका मतलब बिना तैयारी के, बिना रिहर्सल के, बिना प्लानिंग के, बिना योजना के काम कर रहे हैं। प्ले इट बाय ईयर, बच्चों का खेल समझ रखा है। इसका मतलब हो गया प्ले इट बाय ईयर, बिना सोचे समझे, बिना नियोजन के कार्य कर ले। ऑन द डबल, धीमे या बहुत तेज गति से, दुगनी गति से। इन अ फ्लैश, एकदम से, पलक झपकते ही। ड्रैग वन स्पीड, अधमने मन से काम करना ताकि डिले हो जाए। जंप द गन, जल्दीबाजी में कार्य करना जिसमें कुछ महत्वपूर्ण काम भी रह जाते हैं, ऐसा। प्ले इट बाय ईयर, इसका मीनिंग क्या है बोलो? हाँ जी, विदाउट। नेक्स्ट, पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक, कुछ लोग पॉइंट को घुमा फिरा के बात करते हैं, बोलो हाँ या ना? तो बात करने को कहा जाता है बेटा लॉक्यू। क्या कहते हैं? ये रूट वर्ड होता है लॉक्यू, लॉक्यू। कुछ इसी के आगे क्या करते हैं? सरकम यानी चक्रम, यानी बात करने का तरीका क्या? जरा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। तो इसका मतलब सरकम लोक्यूशन। तो यहां स्पेलिंग बन के आती है बेटा, सर कम, एल छोटा हो जाएगा, लॉक्यूशन, यानी घुमा फिरा के बातें करना। लेकिन कुछ लोग सीधे पॉइंट ब्लैंक बात करते हैं, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड। दाएं बाएं की बात नहीं आती, सीधे बोलेंगे। लिखो, टू टॉक स्ट्रेटली, टू टॉक डायरेक्टली, सीधे सीधे, सीधे स्पष्ट बात करना। टू टॉक फ्रैंकली, गधे को बोलना तुम गधे हो। पॉइंट ब्लैंक, डायरेक्टली। अच्छा, ये मीन्स क्या होता है बेटा? मीन्स वर्ड सुना है किसी ने? मिन्स्ड चिकन, तो चिकन का कीमा उसको कहते हैं। इसका मतलब मोटा था, लेकिन आपने उसको करके क्या कर दिया? बहुत ज्यादा छोटा। मिन्स वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों को छोटा करके पेश करना। लेकिन ये क्या कह रहा है? यानी जैसे कड़े शब्द हैं वैसे ही बोलना। शब्दों को नर्म करके मत बोलो, अगर कटु शब्द हैं तो कटु लगने भी चाहिए। लिखो, नॉट मिन्स वर्ड्स। लिखो, साफ साफ कटु शब्दों में कहना, साफ साफ कटु शब्दों में कहना। कुछ टीचर्स ऐसी बातें करते हैं, भाई अच्छा नहीं लगता ऐसे। क्यों? कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं। एक और इडियम आएगा आगे चलकर बेटा, ये वाला, मिन्स मैटर्स। इसका मतलब जो भी मुद्दे हो जाते हैं उसको नरमाई से पेश आना। किसी को जब मना करना हो, जब लड़की वाले लड़के वालों को किसी काम के लिए मना करते हैं तो अकड़ के मना नहीं करा करते। बेसिकली
वो एक नरम शब्दों में मना करते हैं, तो वहां पे एक इडियम बनता है मिन्स मैटर्स, नरम शब्दों में मना करना, हल्की आवाज में किसी के पास अपने विनम्रता से विचार रखना कि देखो भाई नहीं हो नहीं पाएगा, मिन्स मैटर्स। और यहाँ पे मिन्स वर्ड के आगे क्या लगा दिया, तो कड़े शब्दों में रोष प्रकट करना। रीड बिटवीन द लाइन्स, इंपॉर्टेंट इडियम है बच्चों। लाइन 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 लाइन, ये 4 लाइनों का आशय तो पता ही लग गया। तो आप बचपन से यही कर रहे थे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक किशोर भारती से ली गई हैं। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर, हाँ जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और भी तरह तरह के लोग प्राणी उस समय के, वो इसमें ये कहना चाहते हैं, उसने चाहे वो लिखा भी नहीं हो, आप कहते थे ये लिखा है इसके अंदर। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, दिल गदगद हो गया है, लेकिन आपको पता वास्तविकता क्या है, दिल रो रहा है कि वो मिल जाए एक बार। तो बेटा ये 2 लाइनों में जो लिखा था, इसके बीच की बातें आप समझ के लिखते हो, शायद इसी को हम अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कहते हैं। जो कहा वो समझा, जो नहीं कहा वो भी समझ गया। उसने हाँ बोला तो हाँ है, और उसके नाम में भी हाँ है, ये तो बेटा ये होता है रीड बिटवीन द लाइन्स। लिखो बेटा, छुपा अर्थ निकाल लेना, जो बोला सो तो समझ ही गया, जो ना बोला वो पहले समझ गया। लिखो बेटा, अंतर्निहित अर्थ समझ लेना, टू गेट द हिडन मीनिंग, हर एक को न समझ आ पाए वो बात समझ गए। हिट द नेल ऑन द हेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेल? तो एक नेल तो कील होती है और एक नेल नाखून होता है, नाखून मत तोड़ देना किसी। हिट द नेल ऑन द हेड, उसके सिर के ऊपर ही प्रहार करना चाहिए हथौड़े से, बोलो हाँ या ना। यानी सही समय पर सही बात करना, मौके पे चौका लगाना। जब आप देख रहे हो कि आपके दोस्त के पापा उसको डांट रहे हैं, उसी समय शिकायत कर दो दोस्त की, बोलो हाँ या ना। उसको कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, सही समय पर मौका देखकर। ये नहीं कि सब ठंडा पड़ा हुआ आप शिकायतें कर रहे हो, गलत बात। हिट द नेल ऑन द हेड, एन मौके पे सही मौका देखकर चौका दे दे। हिट द नेल ऑन द हेड, मौके पे चौका लगाना। बीट अराउंड द बुश, बुश का मतलब झाड़ी होता है। सांप तो कहां का कहां चला गया, तुम आज भी लाठी पीट रहे हो, यानी मुद्दे से हटकर बात करना। सांप तो बीट अराउंड द बुश, तुम झाड़ी को पीट रहे हो, जबकि सांप तो कहां का कहां निकल गया। लिखो बेटा, ऊर्जा बर्बाद करना, सीधी बात ना करना, दाएं बाएं की बात करना, सीधे पॉइंट पर ना आना, सरकमलोक्यूशन बात करना, घुमा फिरा के करना। सीधे, इसका मतलब यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, दाएं बाएं की हाँक रहे हो, मुद्दे पर नहीं आ रहे, यू आर नॉट कमिंग टू द पॉइंट। A blessing in disguise, what is the meaning of disguise? हाँ जी, डिस्गाइज क्या होता है बोलो भाई। हाँ जी, आपने बताया नहीं बेटा, श्री कृष्ण जी को कौन ले गए थे? हाँ जी, वसुदेव ले गए। आप कहे थे नंद जी ले गए थे। बेटा पढ़ाई में ध्यान दिया करो, बता रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान नहीं है आपका महाभारत में। हाँ जी, हाँ महाभारत का बीच के प्रसंग तो है ये रामायण का है, महाभारत ना। ठीक है, मुझे तो अपनी पढ़ाई पे शक हो जाता है। अब बताओ, डिस्गाइज का मतलब होता है बेटा वेश बदला हुआ, इसका मतलब ऊपर कुछ अंदर कुछ। और ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद या कृपा। तो डिस्गाइज आपको पता है, आप बताओ बेटा, पांडवों को कितने साल की वनवास हुआ था? पांडवों को वनवास हुआ था, हुआ तो था ना, कब हुआ था? और रामचंद्र जी को कितना? 14। तो इनका था 12+1, 12 साल का वनवास और 1 साल अज्ञातवास। और जो 1 साल था वो डिस्गाइज रहना था इनको, वेश बदल के। उसमें अगर पकड़ लिए जाते, अगर दूसरी पार्टी उनको थप्पी कर देती, तो दोबारा 12 साल जुड़ जाते, यही तो था रूल।
ठीक है, तो कही तो डिस्गाइज मतलब वेश बदला हुआ था, लेकिन था तो कौन? तो बेटा यहाँ पे 1526 पर भारतीय पटल पे एक आदमी आया था, बोलो क्या नाम से? एक तलवार लेके आया था, जिस तलवार का नाम क्या था? अरे हाँ, है ना। 1526 में इसका आगमन होता है, और इसका यहाँ पे आने की वजह क्या थी? तो यहां से किसी व्यक्ति ने इसको व्हाट्सएप मैसेज किया था कि आ जाओ, आ जाता हूँ, उस समय की बात है ये। तो अच्छा, इसके घर वाले, इसके जो भाई बंद थे, इसको रोजाना पीटते थे। भाइयों का लाड था भाई, रोज ठोकते थे, रोज पिटता था, ये रोज कुटाई होती थी, तो इसकी नेट प्रैक्टिस बढ़िया हो गई। और जब यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज आया कि आओ ना, आओ ना, आओ ना, तो ये काले घोड़े पे बैठकर कहाँ का रास्ता आ गया, क्योंकि गजब की नेट प्रैक्टिस करके आया था। तो 1526, 1527, 1528 और 1529, भाई साहब जिस युद्ध में इसमें हाथ डाला, वो युद्ध ये जीत गया। अरे हाँ, है ना। पहला युद्ध कौन सा था? पानी, खाना, चाय और घर। पानी, खाना, चाय, घर, ये तो पानीपत का युद्ध, ये खानवा का युद्ध, ये चंदेरी का युद्ध, और ये घग्गर का युद्ध। चारों युद्ध जो इससे भिड़ा वो गया, वो गया इब्राहिम लोदी, क्योंकि मत प्रैक्टिस गजब की थी। तो अब मुझे बताओ, रोजाना पीटते थे इसको, रोजाना पीटते थे। लेकिन इसके लिए तो ये वरदान साबित नहीं हो गया, रोज की पिटाई यहाँ निखर के आया ना, देखो। और 4 साल जीतने के बाद 1530 में इसका नेचुरल डेथ हो गई, किसी के मारने से नहीं मरे, खुद से मरे। इसको कहते हैं, ये होता है 1530 में। उसके बाद इसकी बेटे ने सत्ता संभाली, नाम क्या था? हुमायूं। तो हु वाज द टावर ऑफ बाबर? हुमायूं वाज ये हुमायूं वाज द टावर ऑफ बाबर। तो बेटा ये इनके बाद। अच्छा, जब पिता आपका बहुत अच्छा होता है, जैसे अमिताभ बच्चन, तो अभिषेक बच्चन पे ग्रहण लग जाता है। तो इन्होंने 2 युद्ध लड़े, दोनों में ये भाई साहब पिटे, क्योंकि पिताजी नेट प्रैक्टिस करके आए थे, इनकी रह गई नेट प्रैक्टिस, बोलो हाँ या ना। और ये पढ़ेश्री थे, इनके नाम के आगे लगता था बुक वर्म। आजकल हम क्या कहते हैं? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पहले ये गलत, जो ये पढ़ता ही पढ़ता था, और एक दिन ये पढ़ गया, ये अपने घर की लाइब्रेरी से किताब ढूंढ रहा था, इतना बड़ा आदमी खुद किताब ढूंढ रहा है, तो सीढ़ी फिसल गई सब, और ये फिसली, और ये फिसल के गिर गया, और ऐसा पड़ा कि फिर नहीं उठा। इससे हमको क्या शिक्षा मिली? कि अत्यंत पढ़ाई मत करो, और किताबें मंगवानी है तो किसी से मंगवा लो, खुद मत लो। चलो, तो बेटा यहाँ पे ब्लेसिंग, ये जो रोज पिटता था, बुरा था, लेकिन इसके लिए छुपा हुआ आशीर्वाद था, तभी तो यहाँ पे 4 साल निकाले, नहीं तो भारत में कौन जीने देता है। तो आप लिखो बेटा, छुपा हुआ वरदान, लिखो, छुपा हुआ वरदान। इसका मतलब हिडन गुडनेस, हिडन गुडनेस, कोई छुपी हुई अच्छाई, छुपा हुआ लाभ। आज नहीं समझ आ रहा, लेकिन एक दिन मजा आएगा, उसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब भी कोई आर्टिस्ट होता है बेटा, वो एक यहाँ पे कैनवास को गाड़ता है, बोलो हाँ या ना। कैनवास के ऊपर वो ड्राइंग बनाता है बढ़िया, उसके ऊपर रंग पेंट वगैरह करता है, फिर यहाँ पे हस्ताक्षर करके अपने बेची आता जाता है, एक प्रोजेक्ट खत्म। फिर दोबारा लौट के कहा जाता है? बैक टू द स्क्वायर वन, नए सिरे से नए काम पर लगना। बैक टू द स्क्वायर वन, इसी को कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बात एक ही है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, एक ही बात है बेटा। इसका मतलब एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब नए प्रोजेक्ट पे नए सिरे से जुटना है। बैक टू द स्क्वायर वन या बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, फिर से शुरुआत करना, नए सिरे से काम शुरू करना, बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई, ब्रेक द आइज। तो ये जो आइज होती है, ये शांति का प्रतीक होती है, किसका? चुप्पी का, बोलो किसका? चुप्पी।
चुप्पी का पूरा नाम क्या था बोलो? डॉक्टर लगाती। तो बेटा यहां दे रखा है आपको ब्रेक द आइज, यानी चुप्पी को क्या करना है? इस व्यक्ति को डिबेट में आइस ब्रेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आइस ब्रेकर बेसिकली जब सब बैठ जाते हैं, मुंह तो आखिरे होते हैं, तो ये शुरू करता है कि आए किस लेते हैं, यहां पर शुरू करें, उसको कहते हैं ब्रेक द आइस। इसका मतलब बातचीत शुरू करनी, बातचीत शुरू करना। कई बार लोगों को मिलवाते हैं बिरला मंदिर में, दोनों एक दूसरे को ताका रहे, बेवकूफो शुरू तो करो कोई। तो उसको कहते हैं आइस ब्रेकर, यानी बातचीत को शुरू करना, इसको ये कहते हैं। उसके बाद एक बार पूछ लिया एक्स ने वाई से कुछ, और उसके बाद वाई जवाब पे जवाब, ये सवाल ये जवाब, अब जो चल रहा है ये क्या है? इसको कहते हैं रोलिंग द बॉल। बातचीत का सिलसिला, आदान प्रदान करते रहना। तू पूछ मैं बताऊं, मैं पूछू तू बता, बता 1 की 1 करूं, बता 2 के 3 कर। रोलिंग द बॉल, बोलो क्या है? रोलिंग द बॉल, इसका मतलब बातचीत का सिलसिला एक दूसरे के साथ शुरू। पहले बात शुरू किसने करी थी? आइस ब्रेकर ने। ब्रेक द आइस एक बार शुरू हो गई तो 1 2 1 2 1 2 1 2 वॉलीबॉल की तरह शुरू, उसको कहते हैं रोलिंग द बॉल। अगला आता है बेटा हिट द सैक। इस सैक का मतलब लिखो पहले शाब्दिक अर्थ बोरी। बोरी जो होती है उसको सैक कहा जाता है। और जब कोई व्यक्ति बोरी पर हिट करता है तो बेसिकली यहां बोरी का मतलब अपने किससे है बोलो? इसका मतलब जो खूब मेहनत करते हैं वो सोते नहीं, वो गिरते हैं। हिट द सैक इसका मतलब नींद आ जाना, सो जाना। हिट द सैक इसका मतलब टू गो टू स्लीप, नींद आ जाना, आंख लग जाना, सो जाना। इतनी देर क्यों जागते हैं? हिट द सैक इंपॉर्टेंट। अंडर द वेदर, वेदर यानी मौसम होता है, अंडर द वेदर यानी मौसम की चपेट में आ जाना, बीमार पड़ जाना। अंडर द वेदर बीमार पड़ जाना, मौसम की चपेट में आ जाना। बीमार पड़ जाना, मौसम की चपेट में आ जाना, मौसम की चपेट में आ जाना। बताओ बेटा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बुराई में भलाई छुपी होना। लिखो, लिखो शाबाश। बुराई में भलाई छुपी होना, लिखो। मैं क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि इस बुराई में भलाई छुपी हुई है। लिखो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं आपको 12 वाक्य लिखवाता था, क्यों? बुरा लगता था ना? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आगे चलता हूं, बैक टू स्क्वायर वन। इसी को बैक टू द ड्राइंग, नए सिरे से किसी काम को, शुरुआत से बिल्कुल। ब्रेक द आइज टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। हिट द सैक सो जाना, टू गो टू स्लीप। अंडर द वेदर मौसम की चपेट में आ जाना, तबीयत खराब हो जाना, तबीयत नासाज हो जाना। बाय एंड लार्ज एक होता है, एक होता है माइनॉरिटी, और एक होती है क्या? मेजॉरिटी। एक होता है अल्पमत, अल्पमत एक होता है बहुमत। तो अल्टीमेटली क्या, कौन सा मत जीतता है? सास मत। और कौन सा मत जीतता है हमेशा बोलो? बहुमत। ये भी आगे चलकर ये भी जीतेगी। तो बाय एंड लार्ज का मतलब होता है बेटा ऐसी बातें जो मेजोरिटी मानती है। भाई जनरली ऐसा ही होता है, सामान्यतः ऐसा ही होता है कि जैसे ही जेठ जी आते हैं कमरे में तो एक बार, एक रिवायत है, ये जनरली ऐसा ही होता है। तो ये बाय एंड लार्ज का मतलब होता है जो काम सामान्यतः होता है, एक प्रथा चली आ रही है, तब हम यूज करते हैं बाय एंड लार्ज। अरे हाँ या ना? अक्सर पुरुष लोग पिया करते हैं बाय एंड लार्ज, सामान्यतः ऐसा ही होता है। लेकिन बेवड़ों की कोई क्लास नहीं होती, तो बेटा यहाँ पे बाय एंड लार्ज जनरली ऐसा होता है। बाकी ढूंढने निकले तो कोई भी मिल सकता है, सकती है। अगला आता है बच्चों इन ब्लैक एंड व्हाइट। बेटा व्हाइट का मतलब तो होता है पन्ना, पन्ने को आप कहते हैं पेज या लीफ, और इसके ऊपर काले से लिखा हुआ है, इसका मतलब स्याही, इंक। तो व्हाइट यानी पेपर और ये यानी शाही। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग।
तो कई बार मैम को मैम सॉरी मैम गलती हो गई, तेरा रोज का है, लिख के दे, लिख के दे आज। यू गिव द कन्फेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी माफी कैसे मांग, लिखित रूप में। तुम्हारी जुबान की कीमत नहीं है। गिव द कन्फेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट। आपकी कसम मैडम, इन ब्लैक एंड व्हाइट लिख लो, विश्वास करो मैडम, आपकी कसम खा रहा हूं। अगला, नेक्स्ट आता है बच्चों ऑन क्लाउड नाइन। आजकल हिंदी में कहते हैं सातवें आसमान पर होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड या खुश होना। अंग्रेजी में कहते हैं ऑन क्लाउड, सातवें आसमान पर होना, नौवें बादल पर होना, बात एक ही है। यानी एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली इलेटेड, एक्सट्रीमली इलेटेड, इसका मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना। तो ऐसे खड़े थे पंक्ति में, बोलो हाँ या ना। फिर उन्होंने बोला कि भजन लाल शर्मा जी रहेंगे। भाई साहब खुश हो गए थे क्योंकि उम्मीद नहीं थी, हाँ या ना। तो जैसे नाम बोला ऑन क्लाउड नाइन, क्योंकि खुशी तो है। आगे चलता हूं, बर्न ब्रिजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिज। शायद ब्रिज को आप सेतु कहते हैं। पुलिया का काम है शायद दो पक्षों को जोड़ने का काम करता है, बोलो हाँ या ना। और अगर आप यही तोड़ रहे हो तो इसका मतलब रिश्ते तोड़ रहे हो, लिखो रिश्ते तोड़ना। बहुत हो लिया जी, अब इनका मुंह नहीं देखेंगे। बर्न ब्रिजेस, रिश्ते खत्म करना। टू एंड रिलेशन, ब्रेकअप कर लेना। ये बीन्स क्या होते हैं बेटा, तो ये होते हैं बेटा मटर के दाने। कौन से वाले, किसी के भी दाने हो सकते हैं, मैंने मटर के बना दिए। और जब इनको इकट्ठे करते हैं अपन, एक भगोने में अपने भर लिए, तो बताओ जब ये भरे हुए होते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि भाई ये किसने भी की हो, पहले यहां से उठा के खा लो पहले, बोलो। और जल्दीबाजी में कई बार ये बिखर जाते हैं, यानी अक्सर लोग अपने कपड़ों में बीन्स भर लिया करते हैं और वो कहीं गिर गए, इसका मतलब छुपा के ले जा रहा था कि बेटा क्या ले जा रहा है, लेकिन वो बिखर गए, यानी जो राज था वो लोगों के सामने आ गया। रिवील या रिवीलिंग ऑफ सम सीक्रेट, कोई रहस्य लोगों के सामने आ गया। जो बात पर्दा नशी थी, पर्दा नशी बेपर्दा हो गई, इसको कहते हैं क्या, लिखो स्पिल द बीन्स, यानी राज आज खुल गया। जो बात छुपी हुई थी वो लोगों के समक्ष आ गई, बातें सार्वजनिक हो गई। बताओ बेटा, बाय एंड लार्ज, जनरली, सामान्यतः, बहुमत ऐसा ही करता है। इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में, इन राइटिंग, इन ऑन क्लाउड नाइन, सातवें आसमान पर होना, बहुत खुश। बर्न ब्रिजेस, रिश्ते तोड़ देना। स्पिल द बीन्स, राज खुल जाना, लोगों के सामने आ जाना। राज कैसे खुल के सामने आया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बच्चों इसके बाद में, विद अ टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नमक का दाना। नमक को अपने उंगलियों में पकड़ें और एक बार पानी में चले जाएं तो क्या वह पिंच हाथ में रहेगा कि नहीं, बोलो। आपके मन में कुछ देर के बाद में एक संदेह होगा कि नमक है भी कि नहीं। उस शक को ही कहते हैं टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, शक से भरा होना। टू बी स्केप्टिक, शक से भरा होना, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जब बच्चा कहता है मैडम काम तो कर लिया था, कॉपी घर भूल आया, तो मैडम तो कहती शक करके छोड़ देती, हम तो कहते हैं हाँ बेटा बैठ गाड़ी में, आज लेके ही आते हैं पहले, ठीक है। तो टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब शक करना, शकी मिजाजी होना। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पंथ दो काज, एक तीर से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी बरखुरदार। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। कॉस्ट, शायद ही वो क्रिया है जो आईएनजी में नहीं आती थी।
इधर आती थी, बोलो हाँ या ना। टेंस के अंदर चल, लेकिन अपन क्यों पढ़े उसको। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कोई मुझसे पूछे कि ये चीज कितने की है, ये फोन कितने का है, तो ये मुझे बोले कि सर फोन तो मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, एक बाजू और एक टांग ही रख जाओ। अरे भाई इतनी बड़ी कीमत मांग ली, नहीं चाहिए फोन। बहुत बड़ी कीमत मांग लेना, लिखो, बहुत बड़ी कीमत मांग लेना, ताकि सामने वाला वैसे ही मना कर दे। लिखो, बहुत बड़ी कीमत मांग लेना, उसको कहते हैं बहुत महंगी चीज बता देना, टू डिमांड समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, पीस ऑफ केक। तो पीस ऑफ केक या अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है केक खाने, केक का टुकड़ा खाने जैसा काम। बताओ कितनी बार भी करवा लो दिन में। आसान काम, वेरी इजी टास्क, वेरी इजी वर्क, यूं होता है ये तो, आसान काम। ये वाला भैया कई एग्जामिनेशन में शिरकत कर चुका है। ब्रेक अ लेग, अभी वो कौन मांग रहा, बाजू और टांग मांगने लगा था, इसका मतलब बहुत भारी कीमत मांग रहा था। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है बेटा, जब आप किसी को शुभकामनाएं देते हो, पेपर देने जाता है तो उसको बोलो टांग तोड़ के आइयो, ब्रेक अ लेग, इसका मतलब ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, अभी से ही शुभकामनाएं। लिखो बेटा, ब्रेक अ लेग, गुड लक कह सकता हूं, लिखो बेटा गुड लक, शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और सुन, पेपर पेपर की टांग तोड़ के आइयो, ब्रेक अ लेग, शुभकामनाएं। पानी नहीं मांगना चाहिए पेपर। अगला, नेक्स्ट आता है बच्चों इसके बाद, हिट द बुक्स। तो आपको पता है हुमायूं के बारे में अभी बताया, क्या मिला, मौत। बोलो क्या मिला हुमायूं को पढ़ के। लिखो बेटा, हिट द बुक्स, यानी टू बी अ बुक वर्म, किताबी कीड़ा होना, खूब पढ़ना, पढ़ने की लत लग जाना। लिखो, पढ़ाई करना, अध्ययन करना, हिट द बुक्स। अब जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं होता केवल किताबों से भिड़ने की सिवाय, स्टडी तो करनी ही पड़ती है, बोलो हाँ या ना। तो यहां लिखो बेटा, खूब पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। जिनको नहीं पढ़ना वो पहले से ह्यूमैनिटीज ले लेते। घर वाले इंसिस्ट करते जरूर है बेटा, साइंस के लिए बना है तू, साइंस, तेरे को साइंस लेनी हो, साइंस मैथ्स लेनी है तेरे को। कुछ लोग कहते नहीं तू डॉक्टर बनेगा, लेकिन आपको अपना पता ही होता है। तो आर्ट्स में तौहीन होती है तो बच्चा कॉमर्स की तरफ निकल लेता। चलो, इन हॉट वाटर, इसको कहते हैं इन हॉट सूप, यानी अगर गर्म खौलते पानी में गिर जाओगे या गर्म खौलते सूप में गिर जाओगे तो खौलते को क्या कहते हैं, खौलते को, बॉइलिंग नहीं बेटा, स्केल्डिंग, स्केल्डिंग। बॉइलिंग तो उबलता होता है, मैं खौलता कह रहा। अब बताओ, गर्म पानी में गर्म सूप में कैसा महसूस करोगे, कंफर्टेबल नहीं। लिखो, असहज महसूस करना, छटपटाहट महसूस करना, बेचैनी महसूस करना, बिल्कुल। क्या होगा अगर कोई खौलते हुए तेल में गिर जाए, तो एक दो आवाजें लगा के ठंडा हो जाए, आया ना। तो बेटा हॉट वाटर का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल, मुसीबत में होना। अगला है मिस द बोट, इस बोट का मतलब नाव होता है, और जब कोई नाव को मिस कर देता है, इसका मतलब कोई मौका था जो उसने गवा दिया। लिखो, टू लूज, लूज एन अपॉर्चुनिटी और लूज अ चांस, मिस द बोट, मौका तो मिला था तुमने गवा दिया, इसको कहते हैं बच्चों मौका गवा देना, टू लूज अ चांस। ऑन थिन आइज, तो जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है बच्चों, वहां पानी के ऊपर एक चादर जम जाती है बर्फ की, बोलो हाँ या ना। क्या ये चादर मजबूत होती है कि कच्ची, और अगर ये थिन है तो कभी भी ये खुल सकता है और व्यक्ति पानी डोज हो सकता है कभी भी, बोलो हाँ या ना।
ऊपर से फिर एक परत बंद हो जाएगी। यही तो होता है। आपने वो मूवी देखी थी फना? देख, उसमें क्या हमने हमने क्या देखा फना मूवी में? यही तो देखा। आप तो केवल ही सुन रहे होगे वहां पे कविता वाचन। नहीं, तो वहां पर ऋषि कपूर की मौत ऐसे हुई थी। अरे है ना, वो कौन सी आइस पे चल रहा था बताओ? अरे लेट जाना चाहिए इस पे तो, लेकिन वो चल रहा था। लिखो बेटा, जोखिम में होना। लिखो, एट अ हाई रिस्क, जोखिम में होना, क्योंकि कभी भी दरवाजे खुल सकते हैं। लिखो, अत्यंत जोखिम में होना, रिस्क की स्टेट में होना, खतरे में होना। पुल समवंस लेग, ये अपने कई बार हिंदुस्तान में इसको यूज करते हैं, किसी की टांग खींचना। इसका मतलब किसी के मजे लेना। लिखो, किसी को चिढ़ाना, खपाना, परसिक्यूट करना। दोस्त आपस में एक दूसरे के वो करते हैं। तो ये होता है बेटा, किसी के मजे लेना, किसी को तंग करना, मजाक करना, मजाक उड़ाना। अच्छी बात है, गलत बात है? सिट ऑन द फेंस, ये फेंस क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेंस? तो फेंस होता है बेटा, ये दो खेत हैं, इन दो खेत के बीच में एक बाड़ा बना होता है। क्या होता है? ये जो बाड़ा होता है इसको कहते हैं फेंस। एक दीवार मान लो आप, ठीक है? ये बाइफरकेट करती है दो खेतों को। अब दो लोग आपस में लड़ मरे, बोलो कौन कौन? किसी मुद्दे पे लड़ाई हो गई और आपको बना दिया वहां पर क्या चीज? जज। जज। तो पहले ये आपके पास आएगा, इससे पूरी पार्टी वार्टी ले लो। जब ये चले जाए आश्वासन दे दो, हाँ मैं तेरे साथ हूँ। थोड़ी देर बाद ये भी आएगा, इससे भी पार्टी वार्टी ले लो, पूरी प्रॉपर ले लो, हाँ या ना? दो इसको इसको भेज दो, और जिस दिन निर्णय देना उस दिन जाके डोली पे चढ़ के बैठ जाओ कि भाई साहब दोनों का खा रखा है, दोनों का खा रखा है, निर्णय नहीं दूंगा किसी के पक्ष में। लिखो बेटा, निर्णय देने से बचना, ना इसकी साइड लूंगा ना उसकी, क्योंकि दोनों का माल खाया हुआ है। लिखो, निर्णय देने से बचना, निर्णय देने से कतराना, उसको कहते हैं सिट ऑन द फेंस। कई बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टी अपनी होती है, इसका पक्ष लूं तो ये बुरा मान जाए, इसका पक्ष लूं तो ऐसे समय पर जो घर का बेटा होता है वो पत्नी और मां के बीच में सैंडविच हो जाता है। मम्मी 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 आप ऐसा ही करते रहते हो, तो मम्मी का पत्नी को एक बार बोल क्या दो, तो इसलिए बढ़िया क्या है, एक चुप सौ सुख। बैठ जा चढ़ के डोली पे, बोलूंगा कुछ नहीं, तुम्हारी तुम ही समझा लो अपने आप को। अगला आता है बच्चों, थ्रू थिक एंड थिन। ये वो दिन है जब आपके पास चर्बी चढ़ी हुई थी, ये वो दिन है जब चर्बी उतर गई। यानी अच्छे दिन और हर तरह के हालातों को सामना करना, थ्रू अच्छा समय एंड बुरा समय। लिखो, हर दौर को सहना, हर परिस्थिति में, इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो जब वो शादी करते हैं तो वो यही कहता है, कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा, हाँ या ना? और कुत्ता पीछे पड़ जाए तो पहले छोड़ जाता। तो थिक थिन का मतलब होता है यही। नेक्स्ट आता है टर्न अ ब्लाइंड आई, देख कर क्या कर दिया कि जैसे देखा ही नहीं। लिखो बेटा, इग्नोर कर देना, जानबूझकर अनदेखा कर देना। अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। चलो, अप इन द एयर, आपने कोई गेंद आदि को अगर हवा में उछाल दिया है तो इसको पकड़ने वाले काफी उम्मीदवार हैं। यू कांट से कि ये आप ही कलेक्ट करोगे, जो भी होगा वो किसी के पास भी आ सकती है गेंद। बात निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित। लिखो बेटा, इनडेफिनेट। अब उछल गया तो उछल गया, गेंद अब किसी के पास आएगी, नो बडी कैन से, अनिश्चित बात है, समथिंग दैट इज इनडेफिनेट। ये क्या होता है बेटा? हाँ जी,
इसका लिंग बताओ। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? जाहिर सी बात है, ये क्या होता है, क्योंकि अपने नाउन का जेंडर नहीं पढ़ा हुआ, अपनी गलती है। तो एक आइटम होता है गैंडर। क्या होता है? गैंडर। मुझे तो एग्जाम देने हैं ना, मैं तो याद करता हूं। तो ये होता है नर हंस, और ये कौन सी होती है? मादा हंस। और वो भी कौन सी वाली है? जंगली मादा हंस। तो ध्यान से देखो, ये हंस जो उड़ान भरती है, ये कहां करती है उड़ान भरने का काम? जमीन पर या काफी ऊंचा? तो और पक्षियों की जो रेंज रडार है उससे भी काफी ऊपर उड़ती है भाई ये। और आप जमीनी लोग हो, और आप अपने घर वालों को बोल रहे हो क्या चीज? कि पानी उबाल के रखो, पकड़ के लाता हूं। आज का प्रोग्राम यही है। तो तुम्हारे यहां तक तो आज जा नहीं रहा, तुम उसको पकड़ोगे। इसका मतलब व्यर्थ के सब्जबाग दिखा रहे हो। लिखो बेटा, वाइल्ड गूस चेज, तुम पीछा कर रहे हो किसका? जंगली, जो बहुत ऊंचा दिखाई भी प्रॉपरली नहीं दे रहा, उसका पीछा कर रहे हो। निष्फल कार्य करना, टू अंडरटेक फ्रूटलेस टास्क। टू अंडरटेक फ्रूटलेस टास्क, ऐसा काम जो फल रहित कार्य है, ऐसा काम जिसमें फल मिलना संदिग्ध है, उसको ये कहते हैं वाइल्ड गूस चेज। और इसके बाद आता है अंतिम सेट ऑफ इडियम्स। पहले बताओ, सिट ऑन द फेंस, एक चुप सौ सुख, निर्णय देने से बचना। समझदारी है नहीं है? थ्रू थिक एंड, अच्छे दिन और हर परिस्थिति का सामना करना। टर्न अ ब्लाइंड आई, देखकर। अप इन द एयर, अनिश्चित, इंडेफिनेट। वाइल्ड गूस चेज, ऐसा काम जो आपके हाथ में फ्रूट मिले मुश्किल, ना के बराबर, उसको कहते हैं ये वाला। परिणाम संदिग्ध है। अगला आता है बेटा वर्ड ऑफ माउथ। बोलो क्या लिखा है? व्हाट इज दिस वर्ड ऑफ माउथ? तो वर्ड तो माउथ का ही होता है। तो जो वर्ड आता है बेटा माउथ पब्लिसिटी, कौन सा शब्द है? इसका मतलब, इसका मतलब आप इस संस्था में आते हो, आपको वांछित फल मिल जाता है, आपने अपनी बात किसी और को बता दी, इसको हम कहते हैं कौन सी पब्लिसिटी? नहीं, ये अच्छा शब्द नहीं है। शब्द कौन सा होता है? बाय वर्ड ऑफ माउथ। इसका मतलब किसी के मुंह से सुनकर, किसी ने बोला है, मैंने सुना है, इसी को हम आम बोलचाल में क्या बोलते हैं? सही शब्द नहीं है। सही शब्द क्या है? बाय वर्ड ऑफ। इश्तिहार लगाएं, हम ऑनलाइन ऑफलाइन प्रचार करवाएं, वो अलग बात है। लेकिन जो मामला वर्ड ऑफ माउथ का है वो बेस्ट होता है। इसका मतलब किसी के मुंह से सुनी, उसको वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। लेकिन समझने के लिए आप लिख सकते हो माउथ पब्लिसिटी। नेक्स्ट, एट वंस विट्स एंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विट? हाजिर जवाबी। इसको कहते हैं बेटा बुद्धि। बोलो क्या कहते हैं? बुद्धि। और इसी को कहते हैं मति। बोलो क्या कहते हैं? मति। सुना है मति मारी गई? एक और शब्द होता है बेटा श्रीमती। हाँ हाँ, जो बुद्धि से बड़ी होती है। बोलो हाँ या ना? इसमें बड़ी की मात्रा आती है। श्रीमती, बोलो क्या बोला मैंने? तो जब ये आती है तब ये वाला इडियम पढ़ेंगे, एट वंस विट सेंड। इसका मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, मति मारी जाना। लिखो, मति मारी जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। मति मारी जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। रावण की मति मारी गई थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लाइफ में प्रॉब्लम भी कुछ नहीं थी। महाभारत का प्रसंग नहीं है ये, रामायण। तो मति मारी गई थी, बहन झूठी थी, देख लेता पहले, नहीं देखा। तो अब मति मारी गई तो इतना बड़ा कांड हो गया, लंका जलवा ली। अगला देखो, बर्न वंस फिंगर्स, किसी की मदद करने गए थे, अपनी उंगलियां जला ली। लिखो, बर्न वंस फिंगर्स, अपनी उंगलियां जलवा लेना। अर्थात किसी की मदद को गए थे, अपने आप को मुसीबत में डाल लिया। लिखो बेटा,
बोलो क्या है? बर्न वंस फिंगर्स, किसी की, बिल्कुल अपने आप को परेशानी में डाल ले। कम रेन और शाइन, चाहे बारिश आए या सूरज चमके, अब जो होगा देखी जाएगी, परिणाम जो भी हो, एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं हटेंगे। कम रेन और शाइन, अब परिस्थितियां जो भी हो देखी जाएगी, अब परिणाम जो भी होगा देखी जाएगा, उसको कहते हैं कम रेन और शाइन, परिणाम जो भी हो, डॉट डॉट डॉट। एक फोटो की वजह से मुख्यमंत्री बदल दिया था, एक फोटो की वजह से। पुष्पराज, बोलो हाँ या ना, कुछ भी हो सकता है। कम रेन और शाइन, क्योंकि क्या बोला था श्रीमती जी ने, एक किसी करके फोटो तो लेके आना, उसकी वजह से। तो कम रेन और शाइन, कुछ भी हो जाए, मैं जब आऊंगा तो फोटो लेके आऊंगा, ऐसा कुछ। इन फुल स्विंग, पूरे जोरों पर, पूरी ताकत के साथ, भरपूर, इन फुल स्विंग। आम का मौसम आने वाला है और पूरे जोरों पर आम बिकने की तैयारी में है, इन फुल स्विंग। कोई चीज पुरजोर आने वाली है मार्केट में, उसको कहेंगे इन फुल स्विंग। शायद पूरे जोरों से दो देश मिलकर एक देश पे हमला कर रहे हैं, पूरे जोरों से, इन फुल स्विंग, लेकिन ये भी अकेला उनका लोहा ले रहा है बेटा, इन फुल स्विंग, पूरे जोरों से, पूरे दमखम के साथ। और इसी के साथ अंतिम, हाँ, बस अब तो यही है, कोई और होगा तो आ ही जाए। तो तो इसको देखो बेटा, लीव नो भाटा बिना पलटे, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। प्यारे बच्चों, एक खेत आपके नाम कर रहा हूं, इस पे कई सारे इस पे कई सारे पत्थर गड़े हुए हैं, और आपको काम देके जा रहा हूं, सारे भाटे अधर कर देना, पलट देना। और आपने यही किया, आपने किसी भी भाटे को बिना पलटे नहीं छोड़ा, आपने एडी चोटी का जोर लगा दिया, अथक प्रयास किया है। लीव नो भाटा बिना पलटे, देखो बेटा, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है पुरजोर कोशिश करना, एडी चोटी का जोर लगा देना, चोटी ना हो तो एडी एडी का जोर लगा देना। लिखो, लीव नो भाटा बिना, यानी कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर, लिखो कोई कसर ना छोड़ना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो नेहरू जी ने हमारी देश को तरक्की दिलवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, पहले प्रधानमंत्री वही थे ना। अगला देखो, मेक बोथ एंड्स मीट। अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो हमारे जीवन में दो ही पक्ष हैं, एक इनकम और दूसरा एक्सपेंडिचर, एक आय और दूसरा व्यय, बोलो हाँ या ना, हमेशा यही बारी रहे। तो ये होता है कौन सा, आय, जो हमेशा हाई बना रहता है, बोलो हाँ या ना। तो आपको दोनों में क्या आ रहा और क्या जा रहा, उनके बीच में बैलेंस रखना पड़ेगा, इसका मतलब मैनेज फाइनेंस। मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब आय और व्यय में संतुलन बनाए रखना, इसका मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज कर लेना। चार आ रहे हैं तो खर्चा कितना करो, दो, दो छुपा लो अंदर, है ना। लेकिन होता उल्टा है, चार के बाद चार मांगने पड़ते हैं, उसके बाद वो भी खर्च। मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों पक्षों का नियंत्रण बनाए रखना, आय व्यय में संतुलन बनाना। इस वर्ज को ही हम एक और नाम से जानते हैं बेटा, एज, इसको कहते हैं ब्रिंक। दोनों एक ही हैं, ये आपको सिनोनिम्स में मिलेंगे बेटा, वर्ज। और कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे चलते 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 एक ऐसा वो आ जाता है, बताओ आप यहां खड़े हो गए आके, अब आपको क्या करना चाहिए, तो बोलो। इसको कहते हैं अंतिम कगार पर होना, बोलो कहां होना, अंतिम। इसके बाद बस आवाज ही आना रह गई है, क्या रह गई है, लिखो अंतिम छोर पर आ जाना, लास्ट स्टेप यही है, इसके आगे अब और कुछ नहीं। लिखो अंतिम कगार पर होना, ऑन द वर्ज ऑफ, समाप्ति की ओर अग्रसर है, समाप्ति की ओर अग्रसर है, वाकई समाप्ति की ओर अग्रसर है। तनिक बैठ जाओ, आ जाएंगे,
तनिक विश्राम करो, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करना। ऑन द वर्ड ऑफ कगा यानी समाप्ति की ओर है, और ये अपना टॉपिक भी राइज एंड शाइन, जागो और चमको यानी तरक्की करो, प्रोग्रेस। राइज एंड शाइन, सोते मत रहो, उठो और चमको, यानी टेक अ फ्लाइट, वो नहीं, मतलब जीवन की उड़ान भरो, चमक आनी चाहिए, दिखना चाहिए हाँ उड़ा है। अगला देखो, टेक इट इजी, हल्के में लेना, टेक इट इजी। एक तो ये, एक इसका मतलब होता है टेक इट इजी, इसका मतलब पैनिक मत करो, आराम की बात है, इसमें कुछ नहीं, मैथ्स ही तो है, टेक इट इजी। इसको कहते हैं बेटा टेक इट इजी, हल्के में लेना, मजे में लेना, पैनिक ना करना, घबराहट ना महसूस करना, आराम से देखना किसी चीज को, कोई दिक्कत नहीं, टेक इट इजी। बताओ बेटा, कोई भी भाटा बिना पलटे, कोई कसर ना छोड़ना, एडी चोटी का जोर लगा देना, मेक बोथ एंड्स मीट, एक तो इनकम और के बीच में बैलेंस रखना, ऑन द वर्ज ऑफ, अंतिम छोर पर, अंतिम कगार पर, समाप्ति की ओर। राइज एंड शाइन, इसका मतलब टू प्रोग्रेस। अब टेक इट इजी, डू नॉट पैनिक, आराम से काम करें, हल्के में ले, बी कूल काम। बस मैं तो कह ही रहा था, देखो 2-3 बार के बाद भी नहीं आ रहा, इसका मतलब इतना ही था, बोलो हाँ या ना। तो आज की सभा को यही देते हैं बेटा विराम, और कल आगे बढ़ेंगे। कल से हम एक ग्रामर का टॉपिक और वोकैब दोनों को साथ लेके चलेंगे, इसमें 40 मिनट्स, 35-40 मिनट्स वोकैब को देंगे और 1 घंटा हमारे ग्रामर के टॉपिक को देंगे। अगली क्लास से ऐसा हो। थैंक यू।